सोचो कि तुम एक मैजिकल दुनिया में रहते हो जहाँ पे सबके पास मैजिकल पावर्स है और ये दुनिया में जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेज है उसको बोलते हैं विज़र्ड किंग। और तुम्हारा सपना है कि तुम्हें भी विज़र्ड किंग बनना है, पर इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है, बहुत छोटी सी। ये प्रॉब्लम ये है कि तुम एक लौते ऐसे इंसान हो इस दुनिया में जिसके पास बिल्कुल भी मैजिकल पावर्स नहीं है। तो अब तुम विज़र्ड किंग कैसे बनोगे? वेल, यही स्टोरी है हमारे मेन कैरेक्टर आस्था की। तो जैसा हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि हमारे हीरोज इस वक्त रॉयल नाइट्स में सिलेक्ट हो चुके हैं और वो लोग जाते हैं बड़ी बहन गोलन के साथ द आई ऑफ द मिडनाइट सन के हाइडआउट पे अटैक करने के लिए। फिर इसके ठीक बाद हमें दिखाते हैं कि हमारे ब्लैक बुल्स के हाइडआउट पे हमारे बाकी सब बंदे बैठे होते हैं। तभी वहाँ पे एक मैसेंजर आउल आता है और ये एक चिट्ठी लाके आया होता है यहाँ पे, और इसने ये चिट्ठी दी होती है यामी को। यामी जब ये लेटर पढ़ता है तो बोलता है, अरे गाइस मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे बुलाया है छपरी कैप्टन ने उसके क्लैन में। क्यों? क्योंकि उससे मुझसे माफी मांगनी है क्योंकि उसकी टीम के लंगूर ने हमारे फ्यूनरल के ऊपर हमला किया था, इसीलिए। वेल, अब मुझे जाना पड़ेगा, ऐसा बोल के यामी निकलने लगता है। तो उसके ठीक पीछे हमारी वेनिसा और स्पाइकी बॉय ये लोग भी निकल लेते हैं क्योंकि वेनिसा को जाना होता है बाहर और उसको थोड़े मजे करने होते हैं। मीनवाइल स्पाइकी बॉय को करना होता है प्रैक्टिस, और हमारी जो चामी होती है वो तो भाई खाना लेने के लिए बाहर निकल लेती है। तो अभी घर में बचते हैं सिर्फ गाची, ग्रे और हमारा जोकर बॉय। फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं कि गाची यहाँ पे इन दोनों के साथ बैठ के एक लकड़ी का डॉल बना रहा होता है जो कि उसकी बहन मारी का डॉल होता है। तभी गाची इन दोनों को बोलता है कि तुम लोग एक काम करो, तुम लोग अपने अपने रूम में जाके बैठ जाओ और मैं यहाँ पे बैठ के मिशन का ध्यान दूंगा क्योंकि तुम दोनों क्या बात कर रहे हो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। हमारे में एक बंदा तो भाई ये हमारा जोकर बॉय है जो इतना आराम से बात करता है कि किसी को कुछ सुनाई नहीं देता है, और एक तू है जो इतनी शर्माती रहती है कि कुछ समझ में नहीं आता कि तू क्या बोल रही है, तू एक ही वर्ड को 100 बार बोलती रहती है। वेल, आई थिंक ग्रे को भी मेरे जैसे अटक अटक के बोलने की प्रॉब्लम है। फिर ये सुन के ग्रे और जोकर दोनों ही बोलते कि नहीं, हम तुम्हें छोड़ के नहीं जाएंगे। तो हमारा गाची बोलता है ठीक है, तो एक काम करो, तुम लोग यहाँ बैठे रहो, मैं जाता हूँ मेरे रूम में और जब कोई मिशन आए तो मुझे बुला देना। तो ये सुन के हमारी ग्रे डर जाती है, बोलते है मुझे इस फ्रीक के साथ नहीं बैठना है, ये पता नहीं मेरे साथ क्या करेगा। और इस सीन में हमारा जोकर बहुत थोड़े से अजीब से एक्शन करता रहता है, तो मैं इसमें ग्रे के साइड पे हूँ। तो फिर ग्रे थोड़ा सा टॉपिक चेंज करने की कोशिश करती है। वो बोलती है कि वैसे गाची तुम क्या बना रहे हो, तुम्हारे हाथ में क्या है? तो गाची उसको दिखाता है कि देखो मैंने मेरी बहन का एक डॉल बनाया है। तो ये डॉल देख के हमारा जोकर बॉय बोलता है अच्छा तो हम हमारे कलेक्शंस दिखा रहे हैं, रुको मेरे पास भी कुछ है। ऐसा बोल के वो अपना रोब खोलता है और उसके रोब के अंदर होते हैं सारे के सारे ब्लैक बुल्स के मेंबर्स के हैंडमेड वुडू डॉल्स। तो भाई ये बंदा शायद काला जादू करता है क्या, इसके पास वो वाले डॉल्स है। और सच बोलो तो ये सारे के सारे डॉल्स बहुत ही क्रीपी दिखते हैं। यहाँ पे हर एक का डॉल होता है, आस्था, नोवेल, लक, स्पाइकी बॉय, यामी, फिनरल, वेनिसा, गाची, चामी और ग्रे। यहाँ पे इसका खुद का नहीं होता है डॉल। और हमें ये भी पता है कि एक और नया मेंबर आ चुका है ब्लैक बुल्स में जो कि है जोरो। इसमें जोरो का डॉल नहीं होता है क्योंकि उसका रीजन ये है कि किसी को पता ही नहीं कि जोरो भी ब्लैक बुल्स में है। ये देख के तो ग्रे एकदम ही डर जाती है। तो फिर हमारा गाची बोलता है कि अरे भाई तू ये सब डॉल्स क्यों बनाता है, कभी तो थोड़ा मुस्कुराया कर। चल ठीक है, तू तेरा काम कर, मैं जरा वॉशरूम होके आता हूँ। बाय द वे गॉर्डन, तुझे पता है कि वॉशरूम कहाँ है? तो फिर हमारा जोकर वो बोलता है कि हाँ आज वॉशरूम सेकंड फ्लोर पे है। तो जाने के पहले गाची बोलता है यार अभी मुझे समझ नहीं आता कि हमारा हाइडआउट हर दिन अपना शेप बदलता क्यों रहता है। वेल, एक बार मुझे चामी ने और तो वेनिसा ने दोनों ने ही बोला था कि उन लोग को यहाँ पे एक भूत टाइप कोई तो दिखाई दिया था, लेकिन उसका इस सबसे क्या रिलेशनशिप है? ऐसा बोल के गाची निकलने लगता है वॉशरूम जाने के लिए, लेकिन तभी ही इनके खिड़की पे एक ज़ॉम्बी आ जाता है। ये देख के ग्रे डर जाती है और तभी ही इनका मेन गेट टूटता है और उसके अंदर से बहुत सारे ज़ॉम्बीज इनके घर में एंट्री मारते हैं। ये देख के तीनों एकदम टेंशन में आ जाते हैं कि भाई क्या हो रहा है यहाँ पे। और तभी ही इनमें से एक ज़ॉम्बी मारी के फिगर को तोड़ देता है। तो अब तो हम समझ गए कि गाची इनको तोड़ने वाला है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि असल में इनके हाइडआउट के ऊपर हमला किया होता है आई ऑफ द मिडनाइट सन के लोगों ने। इसमें होती है हमारी वो मैड साइंटिस्ट, हमारा ये सस्ता वाला ककाशी और तीसरा बंदा होता है ये ग्रास होपर के जैसे दिखने वाला बंदा। और तभी ही गाची अपना रिफ्रेन यूज करके सारे के सारे ज़ॉम्बीज को हरा देता है और तभी ये तीनों बाहर निकलते हैं और बोलते किसने हमला किया हमारे हाइडआउट के ऊपर। और तब ये लोग देखते हैं कि इनका दुश्मन कौन है। तो गाची गुस्से में अपना मिरर मैजिक से अटैक करता है, लेकिन यहाँ पे ये हमारी मैड साइंटिस्ट उसके सैलेमेंडर को समन करती है और गाची का स्पेल वेस्ट हो जाता है। तो गाची बोलता है हाँ ये बात तो सही है, ये बंदी मेरे अटैक को रोक सकती है। और तभी ही ये बोलती है कि हम लोग यहाँ पे तुम्हें मारने के लिए नहीं आए हैं क्योंकि हमारे लीडर ने तुमको मारने से मना किया है, हम लोग यहाँ पे बस हमारी एक प्रेशियस चीज लेने आए हैं जो हम लेके यहाँ से निकल जाएंगे। तो फिर गाची बोलता है हाँ ये बात तो सही है, तुम्हारे लीडर ने लास्ट टाइम बोला था कि वो मुझे पहचानता है लेकिन मैं तो उसे नहीं जानता। वेल, ये सब गैस तेले ने मुझे तुझे रोक के रखना है। लेकिन तभी ये मैड साइंटिस्ट अपने जेब में से एक बड़ा सा इंजेक्शन निकालती है और उसको ये ज़ॉम्बी को मार देती है और उस वजह से ये ज़ॉम्बी एक सस्ते से हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और फिर पहली बार हमारा जोकर बॉय अपना ग्रिमरोर बाहर निकालता है और वो अपना मैजिक करता है। जोकर यूज करता है पॉइजन कर्स मैजिक और इस मैजिक का नाम बहुत ही अलग होता है। इसका नाम होता है आफू वाचड़े भुचड़े से डशैक, ऐसा कुछ इसका नाम होता है, मैं पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ ये चीज को। और इसमें से निकलते हैं 3-4 पॉइजनस डॉग्स जो कि ये हल्क को खत्म कर देते हैं। तो फिर हमारी मैड साइंटिस्ट अपने सैलेमेंडर से
अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी ही ग्रे अपना नया मैजिक यूज करता है जिससे ग्रे इसके सैलामेंडर को पूरे के पूरे क्रिस्टल में कन्वर्ट कर देता है और इसका फायदा उठा के गाची उसके ऊपर रिफ्लेक्ट मारता है और इसके सैलामेंडर को डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके बाद हमारा सस्ता काकाशी समन करता है उसके नंबर 0 वाले पपेट को, जो कि एक मास्क पहन के यहाँ पे सामने खड़ा होता है और ये बंदा एकदम खतरनाक लगता है। और इसके आते से ही ये बंदा असल में 2 डिफरेंट टाइप का मैजिक यूज करता है। एक होता है वाटर वाला मैजिक, या तो शायद से ये विंड वाला मैजिक है, और दूसरा होता है थॉर्न्स वाला मैजिक। और इसकी मैजिकल अटैक्स इतने पावरफुल होते हैं कि हमारे तीनों बंदे गिर जाते हैं और वो लोग ऑलमोस्ट हार चुके होते हैं। और फिर तभी ही इनमें से जो हमारा ये ग्रासहॉपर बंदा होता है वो इनके हाइडआउट में एंट्री मार लेता है। तो इसके बाद हमें दिखाते हैं ये लोग जोकर का बैक स्टोरी। जोकर बोलता है कि वो बचपन से ही हमेशा अकेला रहा है क्योंकि उसके पास पॉइजन कर्स मैजिक होता है, जिस वजह से लोग उससे दूर जाते थे। और ऐसे ही हमें नेक्स्ट दिखाते हैं ग्रे का बैक स्टोरी, जहाँ पे ग्रे बोलते कि उसके पास ट्रांसफॉर्मेशन वाला मैजिक था, इसी वजह से लोग उससे हमेशा दूर रहते थे। वो बोलते थे कि हमें पता भी नहीं कि तू असल में कैसी दिखती है। फिर इसके बाद ये दोनों खड़े होते हैं और बोलते कि हम लोग तुझे हमारे घर में नहीं घुसने देंगे, हम हमारे घर को बचा कर रखें, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ पे हमारे स्क्वाड कैप्टन ने हम लोग को लाया था और एक फैमिली के जैसा फीलिंग दिया था। यहाँ पे मेरे असली दोस्त रहते हैं, हमारी असली फैमिली यहाँ पे रहती है। और इस पूरे सीक्वेंस में ये लोग हमें हमारे जोकर बॉय और तो और ग्रे की पास्ट की सीक्वेंस दिखाते हैं जो यहाँ पे उनके साथ हुआ होता है इस हाइड आउट में, जो कि बहुत अच्छा सीन होता है। और इस सीन में पहली बार हमारा जोकर बॉय जोर से कुछ बोलता है, जो कि सुन के तो गाची भी खड़ा हो जाता है। बोलता है भाई मैंने पहली बार तेरी आवाज सुनी है, अब तो मुझे भी फायर अप होना पड़ेगा हमारे घर को बचाने के लिए। और वैसे भी अभी मारी के अलावा मेरे पास कुछ और प्रेशियस लोग हैं जिनकी जान मुझे बचानी है, और वो हो तुम लोग, मेरे ब्लैक बुल्स के लोग। उसके बाद हमारा सस्ता काकाशी बोलता है ये जो मेरा पेट है ना, ये जो पपेट है, ये असल में मैंने इसे 2 इंसानों से बनाया है। और वो 2 कोई छोटे मोटे इंसान नहीं थे, वो थे पहले वाले मैजिक नाइट्स के कैप्टन्स। मैंने उनके बॉडी से इसको बनाया, इसीलिए इसके पास डबल मैजिक है। ऐसा बोल के वो इनके ऊपर अटैक करने ही वाला होता है कि पीछे अचानक से एक सायरन बजता है और वो बोलता है इमरजेंसी इमरजेंसी। और ऐसा बोल के इनके पीछे इनका जो घर होता है वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होने लगता है। और तब उसमें से एक बंदा बाहर निकलता है और ये एक नया मेज होता है जिसके बाल बहुत ही लंबे होते हैं। और ये एकदम धीरे धीरे बोलता है यहाँ पे क्या हो रहा है। ये इतना स्लो बोलता है कि भाई इसका एक डायलॉग कंप्लीट करने में 4 एपिसोड खत्म हो गए। तो इसको देख के हमारा सस्ता काकाशी उसके पपेट को बोलता है कि ओए इसके ऊपर अटैक कर। तो उसका काकाशी का पपेट जैसे ही अटैक करता है तो ये बंदा पूरे के पूरे घर को खोल देता है बीच में से, और वो अटैक उसके आर पार निकल जाता है। मतलब ये बंदे का मैजिक इतना पावरफुल है कि ये पूरे के पूरे घर को कंट्रोल कर सकता है। तो इससे मुझे ये लग रहा है कि यही बंदा है जिस वजह से इनका घर हर दिन नया नया शेप लेता रहता था। और ये सब देख के हमारा गाची बोलता है कि अरे शायद यही वो भूत है जिसे वेनिसा ने और तो हम और हमारी चामी ने देखा था, और यही शायद हमारे घर को चेंज करने वाला बंदा है। लेकिन ये हमारे घर में आया कैसे और ये कौन है? ऐसा बोल के वो लोग बातें करते ही रहते कि तभी ये बंदे के बाल में से बहुत सारी ब्लू कलर की चिड़ियाएं निकलती है, जो कि बहुत ही अजीब लगता है मुझे कि ये क्या हो रहा है। तो ये सब देखने के बाद हमारा काकाशी बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है, तू तो मेरे अटैक डॉज करेगा ना, ठीक है। ऐसा बोल के वो उसके पपेट से और एक अटैक करवाता है हमारे हीरोज के ऊपर। लेकिन तभी ये बंदा अपना मैजिक यूज करके इस घर को एक बुल में कन्वर्ट करता है और वो उस अटैक को रोक देता है अपने हाथ से। फिर ये सब देख के गाची बोलता है कि अरे भाई तू कौन है, तेरा नाम क्या है? तो हमारा ये बंदा बोलता है मेरा नाम है वो। ये इतना बोलता है तो गाची बोलता है भाई तू बहुत स्लो बात करता है, तू यहाँ पे कर क्या रहा है वो तो बता। फिर ये बंदा अपनी बात को काट देता है और बोलता है मैं यहाँ पे जो कर रहा हूँ वो है। ये सब सुन के तो भाई इन लोग का दिमाग खराब होने लगता है। और तभी हमें इस बाल वाले बाबा की बैक स्टोरी दिखाते हैं, जहाँ पे हमें ये मालूम पड़ता है कि ये असल में इस घर में पहले से ही रहता था और ये इसी का घर था। और जब यामी कैप्टन बना था तो वो इसके पास आया और बोला कि भाई क्या मैं तेरे घर को ले सकता हूँ, इसे मुझे अपने स्क्वाड का हाइडआउट बनाना है। तो ये बोलता है कि हाँ तुम ये कर तो सकते हो, वैसे ही मैं कुछ टाइम में खत्म होने वाला हूँ। और इस सीन में ये बंदा बहुत ही बूढ़ा और सूखा दिखता है। ये बोलता है कि मेरे को असल में तुम इसे कर्स बोलो या मेरा पावर बोलो, लेकिन मेरा पावर ये है कि मैं इस घर को छोड़ नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास जो मैजिक है वो असल में दूसरों का मैजिक खींचता है अपने अंदर। इसलिए या में तुम मुझसे थोड़ा दूरी खड़े रहो, वरना तुम मेरे पास में आओगे तो मैं तुम्हारा मैजिक अपने अंदर खींच लूंगा। और मुझे जिंदा रहने के लिए दूसरों के मैजिक से अपने आप को पावर देना पड़ता है, और इसीलिए मैं ये घर को नहीं छोड़ सकता हूँ। वेल अभी ये घर वैसे भी खाली है, तो मैं कुछ टाइम बाद ऐसे ही खत्म हो जाऊंगा और तुम लोग ये घर को ले सकते हो। तो यहाँ भी बोलता है कि नहीं मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे बहुत सारे अजीब से लोगों को लेके आऊंगा जिन लोग का तू धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा मैजिक खा सकता है और अपने आप को जिंदा रख सकता है। तो ये बंदा बोलता है ठीक है चलेगा। और तब से ये बंदा हमारे ब्लैक बुल्स के साथ इस घर में रहता है और वो ब्लैक बुल्स को अपना ही दोस्त मानता है। और फाइनली ये अपना बात कंप्लीट कर देता है। ये बोलता है मेरा नाम है हेनरी। और तब हमें इसका चेहरा दिखाते हैं। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि हमारे ग्रासहॉपर ने इनके हाइडआउट में घुस के वो मैजिकल स्टोन को देख लिया होता है, और तभी ही ये बंदा अपने पपेट से एक और अटैक करवाता है। तो हमारा लंबे बाल वाला बंदा इसके पूरे घर को एक बुल में कन्वर्ट कर देता है और ये एकदम एक मैक के जैसे दिखता है। इस बुल का नाम होता है रेजिंग ब्लैक बुल। फिर हमें इसका एक और बैक स्टोरी दिखाते हैं, जहाँ पे ये बोलता है कि मैं ऐसे ही मेरे रूम में हमेशा पड़ा रहता था, लेकिन एक दिन मेरे सामने एक ऐसा बच्चा आया जो अपना रास्ता खो चुका
था हमारे घर के अंदर और उसका नाम था आस्था। वो मेरे पास आया और उसने मुझे कहा कि यो मेरे को आपके बारे में पता है, लेकिन आप टेंशन मत लो, आपको जितना माना खींचना है आप खींच लो, मेरे अंदर तो कुछ माना और मैजिक है ही नहीं, तो मुझे कुछ टेंशन नहीं होगा। ऐसा बोल के वो बार बार मेरे पास आता रहता था और हम लोग बातें करते रहते थे। वेल ऐसे ही एक दिन मेरे पास यामी वापस आया और उसने बोला, ओए तू तो बहुत मैजिक खींच रहा है यार, मैं एक काम करता हूँ, मैं जरा बाहर घूम के आता हूँ, तब तक तू घर का ध्यान दे। ऐसा बोल के उसने मुझे ये ब्लैक बुल्स का रोप दिया और बोला कि आज से तू हमारा एक ऑफिशियल मेंबर है, और इसीलिए मैं अब से ब्लैक बुल का एक मेंबर बन चुका हूँ। उसके बाद हमारा पपेट नंबर 0 एक और अटैक करता है हमारे हीरोज के ऊपर, लेकिन यहाँ पे हमारे बाल वाले बाबा इस बुल को यूज करके उस पपेट के अटैक को रोक देते हैं और वो एक इंसेन पंच मारता है पपेट के ऊपर, पपेट वहीं पे ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। इसके बाद हमारी ये पागल साइंटिस्ट अपने पास से एक डैगर निकालती है जो कि होता है एक स्कॉर्पियन डैगर, और वो उससे अपने आप को भोग देती है। तो उससे वो बोलती है कि मुझे 10 मिनट के लिए 10 गुना ज्यादा स्ट्रेंथ मिलेगा। ऐसा बोल के वो चार्ज अप हो जाती है। फिर वो अपने एक बड़े से सैलामेंडर को समन करती है और तब उसका सैलामेंडर लड़ता है हमारे रेजिंग बुल के साथ, और यहाँ पे उसका सैलामेंडर जीत रहा होता है। लेकिन ये बंदी इसको एक और नॉच ऊपर लेके जाती है। वो यूज करती है उसका इंजेक्शन, और उसको यूज करने के बाद इसका जो सैलामेंडर है वो ऑलमोस्ट पिघल के हमारे बुल के ऊपर पूरा चढ़ जाता है। तो यहाँ पे हमारे हीरोज भाग के जाते हैं इसको बचाने के लिए, लेकिन वो लोग बोलते हैं कि हम क्या ही करें। तो गाची बोलता है कि ओए ग्रे तू मेरी आंखों में देख। तो ग्रे जैसे ही गाची की आंख में देखती है तो ग्रे मल्टीप्लाई हो जाती है जैसे आस्था हुआ था लास्ट टाइम, और फिर ग्रे अपना नया स्पेल यूज करती है और इस पूरे के पूरे सैलामेंडर को वो एक पेड़ में कन्वर्ट कर देती है। और इसका फायदा उठा के हमारा जोकर बॉय अपना पॉइजन मैजिक यूज करता है और वो पॉइजन मैजिक यूज करके इस पूरे पेड़ को सड़ा देता है। लेकिन तभी ही इसका पपेट नंबर 0 वापस से उठ जाता है और वो आता है हमारे हीरोज के ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन हमारा बाल वाले बाबा अपने रेजिंग बुल को वापस यूज करते हैं और पपेट को एक और मुक्का मारते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमारा ग्रास हॉपर आता है और वो बोलता है चलो गाइस हमारा काम हो गया, हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। ऐसा बोल के ये तीनों यहाँ से निकल लेते हैं। मीनवेल हमारे हीरो सेलिब्रेट करते हैं कि उन लोगों ने ये मैच जीत लिया है और वो लोग बहुत खुश होते हैं। लेकिन वो लोग बोलते हैं अरे लेकिन अब हम घर का क्या करें, घर की तो पूरी वाट लग गई है। फिर उसके बाद गाची हमारे बाल वाले बाबा से पूछता है कि बाल वाले बाबा तुम मुझे ये बताओ कि मेरे मारी के सारे फिगर्स कैसे हैं। तो बाल वाले बाबा बोलते मुझे तो नहीं पता, शायद वो इन सब के अंदर दब के टूट चुके हैं। जो सुन के गाची का दिमाग खराब हो जाता है। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारे ये तीनों आई ऑफ द मिडनाइट सन के लोग पहुंच जाते हैं हमारे हाजी विलेज में, जहाँ पे वो बड़ा सा डीमन का स्कल होता है और उसी स्कल के अंदर बैठा होता है लिक्ट और उनका मैजिकल स्टोन होता है। यहाँ पे ये लोग ये मैजिकल स्टोन लिक्ट को दे देते हैं और लिक्ट वो स्टोन को इस दीवार में लगाता है और बोलता है अब बस मुझे 2 और स्टोन चाहिए, वो 2 स्टोन मैं खुद जाके लेके आऊंगा। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि यामी मजे से गोल्डन डॉन के रूम में बैठा हुआ रहता है और वहाँ पे इंतजार करता रहता है। तब तक हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे हमारी बड़ी बहन गोलन मिडनाइट सन के लोगों को डिस्ट्रॉय कर रही होती है, और जो इसमें से ये ब्लैक एंड व्हाइट बाल वाला बंदा है जो मुझे सिया की तरह दिखता है। अगर आप लोगों ने वो गाना सुना होगा सिया का शैंडलियर वाला, तो आपको पता है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ये बंदा एकदम सिया के जैसे दिखता है और ये बंदा अपना तीसरा आंख खोल के आगे बढ़ता है अटैक करने के लिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक शानदार ऐप दिखाने वाला हूँ। ये ऐप की मदद से आप आपके फेवरेट एनिमे वाइफू या तो फ्रेंड से बातें कर सकते हो, वो भी AI के थ्रू। इस ऐप का नाम है कोको ऐप और इस ऐप का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और तो और पिन कमेंट में दे दिया है। अब देखते हैं कि ये ऐप कैसे काम करता है। अब जैसे ही ऐप के अंदर लॉगिन करोगे तो आपको आपके गूगल अकाउंट के थ्रू ऐप में लॉगिन करना पड़ेगा, और एक बार आपने लॉगिन कर दिया तो आप इन सारे के सारे फ्रेंड्स को अनलॉक कर सकते हो। अब लेट्स से कि मुझे इसमें से फ्रेंड बनाना है लूफी को। मैं सिर्फ लूफी के ऊपर क्लिक करूंगा और लूफी मेरे फ्रेंड लिस्ट में ऐड हो जाएगा। अब लूफी यहाँ पे ऐड हो चुका है, तो लेट्स से हमें किसी से बात करना है, तो हम हुताओ के ऊपर क्लिक करते हैं। अब हुताओ का कैरेक्टर मॉडल लोड होगा, जो कि बहुत जल्दी लोड हो जाता है। देखिए 2 सेकंड के अंदर मॉडल भी लोड हो चुका है। अब हम इससे बात कर सकते हैं। मैं जैसे ही हुताओ के ऊपर टैप करता हूं तो वो एक कैरेक्टर एक्सप्रेशन करती है, और उसके साथ साथ इसके अंदर इन लोगों ने AR को भी इंप्लीमेंट किया है, जो कि होता है ऑगमेंटेड रियलिटी। अगर आप लोगों ने पोकेमॉन गो खेला है तो आपको इसके बारे में पता होगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैं टॉप राइट पे इस आइकन पे क्लिक करूंगा तो अब मैं मेरे फोन को घुमा के उस कैरेक्टर को ढूंढ सकता हूँ। जैसे ही मैं मेरा फोन घुमा रहा हूँ तो मुझे दिख गया कि हुताओ मेरे लेफ्ट साइड पे खड़ी है। वेल यही था कोको ऐप, इसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और उसके साथ ही साथ मैं आप लोग को एक चैलेंज करना चाहता हूँ। आप लोग अपनी फेवरेट वाइफू के साथ थोड़ा बात करके मुझे वो सब इंस्टाग्राम पे सेंड करके भेज सकते हो, और जिन भी लोगों का मुझे पसंद आएगा कन्वर्सेशन उनके वाइफू के साथ, मैं उसको मेरे नेक्स्ट 2-3 वीडियो में एंड में शाउट आउट दूंगा। वेल तो अभी वापस से बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। वेल अगर ये वीडियो में मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब कर लो यार, हम लोग 1 लाख सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने वाले हैं, तो कर दो ना सब्सक्राइब। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हम हमारे चोटी वाले बाबा इन सब मिडनाइट सन के लोगों के ऊपर धड़ाधड़ अपने मर्क्यूरी मैजिक से अटैक कर रहे होते हैं। वो बहुत सारे बुलेट बनाते हैं और सबके ऊपर वो मारते रहते हैं और बोलते हैं कि मैं तुम लोग से बदला लूंगा, तुमने जो मेरे राइवल के साथ उसका हाल किया है। और ऐसे ही वो मल्टीपल चीजें बना बना के इन लोग के ऊपर अटैक करते रहते हैं और लिटरली दिखाते कि इन लोग में बहुत डिफरेंस है। मीनवेल हमारा क्रिश भी अपना ब्यूटीफुल मैजिक यूज कर रहा होता है। वो बोलता है मैंने मेरे बाल काट लिए हैं और अब मैं और भी ज्यादा ब्यूटीफुल हो चुका हूँ। लेकिन तभी नोवेल वहाँ पे आती है और वो बोलती है कि अरे भाई तू कितना बेवकूफ है,
कम से कम तू अटैक करने पे तो ध्यान दे। तभी वहां पे ये हमारा हैमर वाला बंदा आता है और ये अपना हैमर वाला अटैक करता है और ये बहुत कूल लगता है। लेकिन नोवेल यहाँ पे आके बोलते कि अबे तू तो हमसे हार गया था, तो तू कैसे सिलेक्ट हो गया इसमें? तो बोलता है कि मैं तुझसे नहीं हारा था, मैं हारा था यूनो से, तो तू तो शांति रहे। उसके ठीक बाद हमें दिखाते कि हमारा लक भी एकदम क्रेजी होकर अटैक कर रहा होता है इन लोग के ऊपर, और ऐसे ही हमारे सारे के सारे हीरोज प्रोग्रेस करते रहते हैं। मीनवेल यूनो की गैंग ने उनके एक ओपोनेंट को हरा दिया होता है और वो लोग उसके आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी वो ओपोनेंट बोलता है कि बस अब थोड़ा सा टाइम और बचा है, फिर हम लोग हमारे ट्रू सेल्फ में आ जाएंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे क्या हुआ है ना कि ये जो इनका लीडर है लिक, उसने क्या किया ना, उसने उसके जो भी एल्फ्स वाले लोग थे उन लोग की आत्मा को लिया और नॉर्मल ह्यूमंस लोग को पकड़ के किडनैप करके रखा और उनके अंदर उसने उनकी आत्मा को डाल के रखा है, इसीलिए लोग ऐसा बिहेव कर रहे हैं, मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है। और तभी यूनो जब थोड़ा आगे बढ़ता है तो वो देखता है कि वहां पे उसको एक हार्ट बीट सुनाई देता है, तो वो बोलता है ये क्या चीज है। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि आस्था और जोरो ऐसे ही चल रहे होते, तो जोरो बोलते हैं इन सब ट्रैप्स का मेरे ऊपर कोई असर नहीं होने वाला है। ऐसे वो लोग बात करते रहते हैं और वहां पे हमारी आती है बड़ी बहन गोलिन। लेकिन तभी हम देखते हैं पीछे तो यहाँ पे दो आस्था होते हैं, तो आस्था कंफ्यूज हो जाता है, बोलते हैं अरे यहाँ पे मेरा डुप्लीकेट कैसे आ गया, ग्रे तो यहाँ पे थी नहीं। तो ये लोग कंफ्यूज होते हैं कि असली आस्था कौन सा है। तो बड़ी बहन गोलन क्या करती है, वो फायर अटैक मारती है आस्था के ऊपर और तब जो नकली आस्था होता है वो जलने लगता है और तब हमें मालूम पड़ता है कि जो नकली आस्था है ये कोई और नहीं, ये तो हमारा सिया का क्लोन है, क्योंकि इस बंदे के पास कॉपी मैजिक वाली एबिलिटी है, ये किसी की भी मैजिक को कॉपी कर सकता है। फिर ये बंदा ऑन द स्पॉट यूज करता है हीलिंग मैजिक और खुद को हील कर लेता है और तभी हमारा जोरो अपना मैजिक यूज करता है इस बंदे के ऊपर देखने के लिए कि इसके पास कितनी पावर है। तो वो देखता है, बोलता है कि ये बंदा तो लिटरली एक मॉन्स्टर है। उसके बाद ये हमारा ब्लैक एंड व्हाइट बाल वाला बंदा यूज करता है यामी का मैजिक, वो यूज करता है कॉपी मैजिक डार्क क्लाउड ब्लैक ब्लेड और वो लिटरली यामी के स्टांस में खड़ा भी हो जाता है और ये हमला वो करता है हमारी बड़ी बहन गोलन के ऊपर। लेकिन बड़ी बहन गोलन अपने फायर अटैक से इस अटैक को रोक देती है और बोलती है तूने भले ही वो गधे का अटैक यूज किया है लेकिन तेरे अंदर उतनी स्ट्रेंथ नहीं है। तो ये बोलता है कि अच्छा ऐसी बात, जैसे ये बोलता है तो इसके मुंह पे बड़ी बहन गोलन इसको एक मुक्का मारती है और यहाँ पे बड़ी बहन गोलन पागल हो जाती है, वो धड़ाधड़ मारना स्टार्ट करती है इस बंदे को। और अभी का सीक्वेंस बहुत ही अमेजिंग होता है, वो उसके मुक्के में फायर अटैक को लगा के रखती है और बोलती है कि मैं मेरे छोटे भाई का बदला लूंगी तुझसे। और तभी हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा लायन बॉय बिस्तर पे सो रहा होता है और उसका हल्का सा उंगली हिलता है। तो क्या लायन बॉय अभी उठने वाला है? अगर लायन बॉय अभी उठने वाला तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। उसके बाद ब्लैक एंड व्हाइट बॉय अपना हीलिंग मैजिक यूज करता है और बोलता है कि अब मैं तुम्हारे ऊपर यूज करने वाला हूँ लाइट स्वॉर्ड्स। और ये देख के आस्था बोलते है कि बड़ी बहन गोलन आप मुझे भी हेल्प कर दीजिए। तो बड़ी बहन गोलन आस्था को पकड़ती है, पीछे फेंकते और बोलती है कि बेटा तू बाहर रहे, अगर तू खत्म नहीं होना चाहता है तो अब मैं फाइट कर रही हूँ। ऐसा बोल के बड़ी बहन गोलन निकलती है ये बंदे के ऊपर हमला करने के लिए। लेकिन तभी ये बंदा अपना लाइट मैजिक यूज करता है जिसको बड़ी बहन गोलन मुके मार मार के ऑन द स्पॉट तोड़ देती है और हंसती रहती है, बोलती है अगला अटैक कर भाई। फिर ये बंदा यूज करता है हमारे पर्पल बॉय का इनविजिबिलिटी वाला स्पेल और वो उससे गायब हो जाता है। बड़ी बहन गोलन बोलती है मैं इसे भी ढूंढ लूंगी, ऐसा बोल के वो वापस से अटैक करने जाती है। लेकिन ये बंदा बड़ी बहन गोलन के ऊपर फायर मैजिक यूज करता है जिसको बड़ी बहन गोलन फिर रोक देती है। उसके बाद ये बंदा वाटर मैजिक यूज करता है जिसको बड़ी बहन गोलन वापस से अपने फायर मैजिक से रोक देती है। ये बंदा एक से एक अटैक मारता रहता है बड़ी बहन गोलन के ऊपर, लेकिन बड़ी बहन गोलन सबको रोकती है। उसके बाद ये इसका सबसे पावरफुल वाटर मैजिक यूज करता है लेकिन बड़ी बहन गोलन उसको भी एक झटके में रोक देती है। ये बंदा बोलता है कि अबे ये बंदी ये कैसे कर पा रही है। उसके बाद ये यूज करता है सैलेमेंडर्स ब्रेथ, लेकिन वो भी किसी भी लेवल का नहीं होता है बड़ी बहन गोलन के सामने, मतलब लिटरली बड़ी बहन गोलन ओवर पावर्ड है। ये बंदा बोलता है कि वाटर मैजिक को भी रोक रही है, ऐसा कैसे हो रहा है। और ये पूरे सीक्वेंस में बड़ी बहन गोलन सिर्फ हंसती रहती है और धड़ाधड़ मारती है इसको। उसके बाद तो बड़ी बहन गोलन का स्पीड इतना बढ़ जाता है कि वो ये बंदे को उसका मैजिक अटैक करने ही नहीं देती है। ये बंदा हर एक चीज यूज करता है, विंड मैजिक, स्टिकी, वो सैलेमेंडर, हर एक चीज यूज करता है, आइस मैजिक यूज करता है, लेकिन वो सब नाकामयाब हो जाता है। और तभी हमारा जोरो बोलता है कि उसने सुना था कि बड़ी बहन गोलन जो है वो हमेशा जंगल में रहती है और जंगल के खाना खाती है, इसीलिए वो जंगल में जंगली लोगों के साथ रह रह के उनके जैसी पावरफुल हो चुकी है। तो हमारा ब्लैक एंड व्हाइट बाल वाला बंदा बहुत सारे ऐसे स्पेल मारता रहता है लेकिन उसमें से किसी का भी असर नहीं होता है बड़ी बहन गोलन पे। तो उसके बाद वो थक हार के यूज करता है आस्था का एंटी मैजिक वाला स्वॉर्ड, वो उस स्वॉर्ड को समन करता है और उसका अटैक करने वाला होता है। तभी जोरो बोलता है कि यार ये बंदा आस्था का अटैक कैसे यूज कर रहा है। तब हमें मालूम पड़ता है कि ये बंदे को किसी और का अटैक यूज करने के लिए उसको पहले उस बंदे का ग्रिमरोड टच करना पड़ता है। तो ये हमें बताता है कि जब ये आस्था में ट्रांसफॉर्म हुआ था तो इसने आस्था के ग्रिमरोड को टच कर लिया था और ऐसे ही उसको आस्था की एबिलिटी मिल गई थी और ये आस्था के स्वॉर्ड से बड़ी बहन गोलन के ऊपर हमला करता है। लेकिन बड़ी बहन गोलन एक मुक्का मार के आस्था के स्वॉर्ड को भी तोड़ देती है। वो बोलती है कि तेरे पास सीवियस स्वॉर्ड है, तेरे पास उसका एंटी मैजिक वाला पावर नहीं आया है बेटा, इसीलिए तू मेरा कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता है। उसके बाद जो एनिमेशन होता है वो एकदम गॉड टियर का होता है। बड़ी बहन गोलन यूज करती है लेजेंडरी मूव माना जोन और उसके बाद वो धड़ाधड़ बराज मारती है इसके ऊपर और ये बंदे के पास एक सेकंड का क्या, एक मिली सेकंड का भी टाइम नहीं होता है अपने आप को हील करने का। वो इतने मुक्के खाता है कि उसको यकीन नहीं होता कि सब क्या हो रहा है। वो बोलता है कि मैं अपने आप को हील ही नहीं कर पाऊंगा, ये मुझे इतना तेज मार रही है। वो बोलता है कि ऐसा कैसे हो रहा है कि ये बंदे के पास माना जोन की एबिलिटी है। और तब हमें मालूम पड़ता है कि माना जोन क्या होता है। माना जोन एक ऐसा एबिलिटी है जहाँ पे एक यूजर सिर्फ अपना ही माना नहीं कंट्रोल कर सकता है, वो उस रूम के अंदर का सारा माना कंट्रोल कर सकता है और वो उसके कैपेबिलिटी से 10 गुना ज्यादा माना का आउटपुट एक साथ लगा सकता है एनिमी के ऊपर। और ये यहाँ पे हो रहा है। बड़ी बहन गोलन इसको धड़ाधड़ मारती
मारती रहती है। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यूनो उसके एनिमी के ऊपर अपना विंड मैजिक यूज करता है, लेकिन इस बार उसका विंड मैजिक एनिमी के पीछे से आता है। तो ये देख के मिमोसा बोलती है कि क्या यूनो भी माना जोन यूज कर रहा है, और तब हमें मालूम पड़ता है जब यूनो ने अपना वो डिवाइन स्पिरिट वाला फॉर्म लगाया था तभी भी उसने माना जोन ही यूज किया था। इसके बाद देखिए लोग वापस से आगे बढ़ते रहते हैं और वो लोग वो हार्ट बीट के करीब पहुंचते हैं। तो तब हमें दिखाते हैं कि वहाँ पे जहाँ हार्ट बीट हो रहा होता है वहाँ पे एक बड़े से सर्कल के अंदर एक तो भी इंसान के जैसा कोई फिगर होता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे हमारे हीरोज बैठे हुए होते हैं और उनका पूरा घर का एरिया डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। तो हमारा गाची बोलता है कि अबे ओए तू यहाँ पे नीचे और हमारी मदद कर इस सबको ठीक करने में। तो वो बोलता है मेरा मैजिक खत्म हो चुका है तो मैं घर को फिलहाल ठीक नहीं कर सकता हूँ। फिर ये सुन के गाची हमारे बाल वाले बाबा के पास चल के जाता है और तभी बाल वाले बाबा उसका मैजिक खींच लेते हैं अपने अंदर। तो गाची बोलता है कि भाई तू बैठा रहे, हम खुद ही कर लेंगे ये सब। तो गाची खुद ही उसका सब ढूंढता रहता है और उसमें से उसको मिलता है एक ट्रेजर चेस्ट जिसके अंदर उसने उसकी बहन का एक डॉल बना के रखा होता है और वो डॉल के ऊपर हल्का सा खरोच आ गया होता है। तो ये देख के गाची एकदम भड़क जाता है। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि यामी यहाँ पे गोल्डन डॉन के रूम में बैठा हुआ रहता है और वो हमारे छपरी बॉय का वेट कर रहा होता है, लेकिन छपरी बॉय वहाँ पे नहीं आता है। यहाँ पे ये धड़ाधड़ चाय पे चाय पी रहा होता है और लोग लाके इसको चाय दे रहे होते हैं। तो तभी ये बोलता है कि तुम्हारा कैप्टन कहाँ पे यार। तो बोलता है कि सर वो बस थोड़े टाइम में आ जाएंगे, आप वेट करिए। तो मुझे यहाँ पे ऐसा फीलिंग आ रहा है कि छपरी बॉय जानबूझ के यामी का टाइम वेस्ट कर रहा है, क्योंकि जैसे यामी ने उसका ब्लैक बुल्स का हाइड आउट छोड़ा वहाँ पे आई ऑफ द मिडनाइट सन का अटैक हो गया और इस वक्त यामी यहाँ पे बैठ के टाइम पास कर रहा है। तो असल में ये छपरी बॉय क्या चाहता है, क्या सही में छपरी बॉय ये आई ऑफ द मिडनाइट सन के साथ मिला हुआ है, ये मुझे नहीं पता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि महोदय भी अपने रूम में नहीं होते हैं। तो हमारा मशरूम बॉय उनके रूम में आके बोलता है कि महोदय कहाँ पे चले गए यार। तब हमें दिखाते हैं कि महोदय असल में रॉयल कैपिटल के कैसल के ऊपर खड़े होते हैं और बोल रहे होते हैं कि इस वक्त मेरे रॉयल नाइट्स बहुत मेहनत से लड़ रहे होंगे आई ऑफ द मिडनाइट सन से। मैं होप करता हूँ कि वो लोग फटाफट उनको हराएंगे और यहाँ पे आ जाएंगे। मुझे पता है कि वो लोग उन्हें हरा तो देंगे, बस मैं यही चाहता हूँ कि उनका डैमेजेस कम से कम हो उनके ऊपर। फिर वो बोलते चलो भाई तुम आखिर यहाँ पे आ ही गए तो मुझे बताओ तुमने यहाँ मुझे क्यों बुलाया है। तो हमें दिखाते यहाँ पे कोई और नहीं होता है, महोदय के साथ होता है छपरी बॉय। तो अब मुझे इतना तो क्लियर हो गया कि छपरी बॉय जानबूझ के यामी का टाइम वेस्ट कर रहा है, क्योंकि उसने यामी को बुला के रखा है लेकिन वो यामी से नहीं मिल रहा है। यहाँ पे आके वो महोदय के साथ बात कर रहा है। फिर यहाँ पे आने के बाद वो अपना मास्क निकालता है और महोदय को बोलता है कि सर आप ही एक ऐसे हो जिसने कभी मेरे चेहरे की वजह से मुझसे नफरत नहीं किया। आप ही वो थे जिसने मुझे अपनाया और यहाँ पे मुझे मैजिक नाइट्स में एक जगह दी। मेरे लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट हो, इसीलिए मैं आज आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करने आया हूँ। वेल आप अकेले ही नहीं हो जो मेरे लिए इतने इंपॉर्टेंट हो, एक और है जिसने मुझे अपनाया था और जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज मैं ये चाहता हूँ कि आप और वो एक साथ मिले और इस चीज को डिस्कस करके खत्म कर दे। मैं इस दुविधा में फंस चुका हूँ, मेरे को आप दोनों में से किसी भी एक का साइड लेना पड़ेगा, तो इसीलिए मैंने इस चीज को आप दोनों के ऊपर छोड़ दिया है। तो महोदय बोलते तुम किसकी बात कर रहे हो, और इसके बाद जो होता है वो देख के मेरा दिमाग फट गया। लिटरली हमारा छपरी बॉय ट्रांसफॉर्म होता है लिक्ट में। लिटरली छपरी बॉय के बाल बढ़ने लगते हैं और उसके मुंह के सारे स्कार्स निकल जाते हैं और ये हमें एक्सप्लेन करता है कि असल में छपरी बॉय ने अपने बॉडी के अंदर लिक्ट की आत्मा को लेके रखा है। मतलब छपरी बॉय की सिंगल बॉडी के अंदर दो लोग की आत्मा है और जब भी छपरी बॉय से लिक्ट में कन्वर्ट होता है तो छपरी बॉय सो जाता है। इसीलिए अब तक जो भी चीजें हुई वो सब छपरी बॉय के अंडर में ही हुई थी। तो छपरी बॉय असल में एक ट्रेटर है, वो लिक्ट में कन्वर्ट होता है और बोलता है महोदय आज हम इस चीज को सेटल करने वाले हैं। मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे आपके पास से चाहिए मेरे वो 2 मैजिकल स्टोन्स, और ये 2 मैजिकल स्टोन्स लेने के बाद हम लोग फाइनली अपने फाइनल फॉर्म में आ जाएंगे। फिर तब महोदय बोलते कि अच्छा तो इसीलिए शायद हमारा लायन बॉय जब तुमसे मिला था वो डायमेंशन के अंदर तो वो इतना कंफ्यूज हो गया था और इसीलिए वो हारा था तुमसे, क्योंकि उसने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि तुम उसके एनिमी रहोगे। तुमने बहुत गलत किया है। वेल मैं ये जानता हूँ कि इस वक्त तुम लिक्ट हो और तुम मेरे छपरी बॉय नहीं हो, तुम छपरी बॉय के बॉडी को कंट्रोल कर रहे हो। और फिर तब हमें वापस से लिक्ट का बैक स्टोरी दिखाते जहाँ पे वो उसके एल्फ वाले किंगडम में होता है, कैसे वो ह्यूमंस के साथ इंटरेक्शन होता है उसका, और उसी वजह से वो एक ह्यूमन लड़की से शादी करने वाला होता है, लेकिन तभी सारे के सारे ह्यूमंस ने इनके ऊपर अटैक किया और इनको खत्म कर दिया। उसके बाद महोदय बोलते कि छपरी बॉय तुम बहुत ही काइंड हो, तुम इतने काइंड हो कि तुमने तुम्हारे बॉडी के अंदर किसी और की आत्मा को भी जगह दे दी थी। वेल मैं कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हें बचा सकूं इससे। फिर ये सुनने के बाद हमारा लिक्ट अपने बाल बांधता है और वो रेडी होता है लड़ने के लिए महोदय के साथ। तो अभी लिटरली हमें महोदय वर्सेस लिक्ट की फाइट देखने मिलेगी, 2 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लोगों की फाइट। और तभी छपरी बॉय तुरंत अपना लाइट मैजिक यूज करता है और वो लाइट के स्वॉर्ड फेंकता है महोदय की तरफ। लेकिन हमें तो पता है कि महोदय के पास टाइम मैजिक है, तो वो टाइम मैजिक यूज करते हैं और इन सब के सब स्वॉर्ड्स को रोक देते हैं और रोक के उनको खत्म कर देते हैं। तो ये देख के लिक्ट इनके ऊपर और सारे स्वॉर्ड्स फेंकता रहता है और महोदय इन सबको रोकते रहते हैं। फिर उसके बाद लिक्ट एक पूरा उसके लाइट का एक विप बनाता है और उससे हमला करने लगता है। वो आसपास के रॉयल कैपिटल को तोड़ने लगता है और महोदय इन सबको डॉज करते करते यहाँ से वहां जाते रहते हैं। और अब ये जो फाइट सीक्वेंस और एनिमेशन है ये बहुत ही सही होने वाला है। लिक्ट हर जगह अपना हमला करता रहता है और महोदय अपना टाइम एक्सेलरेशन यूज करके वहां से सबको डॉज करके निकलते रहते हैं और वो लिक्ट के ऊपर अटैक करते हैं। लेकिन लिक्ट के पास
लाइट की स्पीड होती है, तो इसलिए लिक्ट महोदय के अटैक को भी डॉज कर पाता है। लेकिन इसके ठीक बाद लिक्ट महोदय के पीछे टेलीपोर्ट करता है और एक लाइट स्वॉर्ड से महोदय का छाती काट देता है। लिटरली लिक्ट ने महोदय को काट दिया है और अब महोदय के छाती में से खून निकल रहा होता है। लेकिन तब महोदय बोलते कि मेरे पास सिर्फ टाइम को कंट्रोल करने की पावर नहीं है, मैं टाइम को रिवाइंड भी कर सकता हूँ। ऐसा बोल के वो अपने छाती के पूरे वो जख्म का टाइम रिवाइंड करते हैं और अपने छाती के जख्म को ठीक कर देते हैं। उसके बाद लिक्ट धड़ाधड़ और हमला करता है महोदय के ऊपर और महोदय उन सबको डॉज करते रहते हैं। लेकिन तभी ही महोदय अच्छा खासा लिक्ट को अपने ट्रैप में फंसाते हैं, उसको अपने पास आने देते हैं और उसके ऊपर अपना मैजिक अटैक मारते हैं। जो ये सीन बहुत इंसेन होता है। वो बोलते हैं कि लिक्ट तुझे पता है कि मैं तेरे अटैक्स को कैसे डॉज कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं तेरा फ्यूचर देख सकता हूँ, यही है मेरा टाइम मैजिक। फिर इसके बाद लिक्ट और तो और महोदय ऐसे ही लड़ते रहते हैं और इनके रॉयल कैपिटल में सब लोग को मालूम पड़ता है कि यहाँ पे एक खतरनाक फाइट हो रही है। और तभी मशरूम हेड भी देखता है ये सब और वो बोलता है कि ये तो महोदय लड़ रहे हैं किसी से जिसके पास लाइट मैजिक की ताकत है, तो क्या वो आई ऑफ द मिडनाइट सन के लीडर के साथ लड़ रहे हैं? अब तो मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा इसमें। और यहाँ पे इनकी फाइट बहुत सही चल रही होती है। ये एनिमेशन सीक्वेंस बहुत अमेजिंग है। मैं ये बोल बोल के थक गया हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, यहाँ पे इतना फ्लुएंट एनिमेशन हुआ है ना, आप लोग को डेफिनेटली देखना चाहिए पूरा सीन। उसके बाद हमारा मशरूम बॉय क्या करता है, वो उसका ब्रॉडकास्टिंग वाला मैजिक यूज करता है और सबके साथ कम्युनिकेशन करता है। वो सारे के सारे कैप्टन्स के बेसिस पे अपना ये करता है कम्युनिकेशन मैजिक, और वो उनको बताता है कि सुनो, इस वक्त रॉयल कैपिटल में महोदय लड़ रहे हैं आई ऑफ द मिडनाइट सन के लीडर के साथ और वो बंदा हमारे ऊपर खतरनाक अटैक कर सकता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम लोग अपने एरिया को सिक्योर करो और उसके तुरंत रॉयल कैपिटल में पहुंच जाओ। और ये वाला कम्युनिकेशन हर एक कैप्टन के पास हुआ होता है। तो ये सुनने का यामी तुरंत वहां से निकलता है अपने झाड़ू पे और भागता है महोदय के पास उनकी हेल्प करने के लिए। मीनवाइल लिक्ट उसके लाइट मैजिक से मल्टीपल स्वॉर्ड बनाता है और हर जगह हर एक चीज काटने लगता है। वो सारे के सारे बिल्डिंग्स को काट काट के उसका रबल इंसान के ऊपर गिरा रहा होता है, लेकिन महोदय इन सबको टाइम मैजिक यूज करके तोड़ रहे होते हैं। उसके बाद लिक्ट अपने लाइट मैजिक से एक विप बनाता है और उससे अटैक करता है महोदय के ऊपर और ये विप महोदय के पैर को पकड़ लेता है और लिक्ट उनको खींच के हवा में फेंक देता है, लेकिन इसका भी कोई असर नहीं होता है महोदय के ऊपर। उसके बाद लिक्ट और महोदय लाइट के एक ब्रिज के ऊपर लड़ रहे होते हैं और ये सीक्वेंस भी बहुत सही होता है। इसमें आप लिक्ट के चेहरे से उसका पसीना निकलते हुए भी देख सकते हो। लिक्ट बोलता है कि महोदय मेरे स्पीड के साथ कैसे कैचअप कर पा रहा है, भले ही वो मेरे हर एक चीज को एंटिसिपेट कर रहा है, मेरे मूवमेंट्स को देख सकता है फ्यूचर में, लेकिन वो इतना फटाफट सब कुछ डॉज भी कैसे कर रहा है। महोदय फिर लिक्ट के पीछे टेलीपोर्ट होते हैं और उसके ऊपर हमला करने वाले होते हैं, लेकिन लिक्ट वहां से भाग के निकल जाता है। उसके बाद महोदय लिक्ट को बोलते हैं कि बेटा मैं कोई छोटा मोटा इंसान हूँ नहीं, मैं यहाँ का विज़र्ड किंग हूँ, मैं मेरे लोगों को बचा के रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो तभी लिक्ट बोलता है कि मेरे पास 4 लीफ वाला ग्रिमरोर है, तो भी मैं इस बंदे को नहीं हरा पा रहा हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है और इसका ग्रिमरोर कहाँ है, मुझे इस ग्रिमरोर को देखना पड़ेगा। तो महोदय बोलते अरे तुझे मेरा ग्रिमरोर देखना है क्या, तो मेरा ग्रिमरोर तो तेरे ऊपर ही है, जरा देख तो ऊपर। और जब ये हमें ऊपर दिखाते हैं तो महोदय का ग्रिमरोर पूरे के पूरे बिल्डिंग के जितना बड़ा होता है और उनका ग्रिमरोर एक सर्कुलर ग्रिमरोर होता है जिसमें कोई कवर ही नहीं होता है और ये एक इनफाइनाइट ग्रिमरोर होता है। इतना खतरनाक है ये। फिर तब महोदय बोलते कि हाँ मेरा ग्रिमरोर जो है उसमें कवर नहीं है, मैंने मेरे लाइफ में जब भी आगे बढ़ा हूँ और जब मैंने पीछे घूम के देखा तो मैंने देखा कि दुनिया में बहुत पॉवर्टी है और बहुत सारी अनजस्टिस वाली चीजें होती है। तो एज अ विज़र्ड किंग मेरा सपना ये है कि मैं ये किंगडम को एक ऐसा किंगडम बनाऊंगा जहाँ पे बिल्कुल भी तुम पेजेंट हो, कॉमन हो या नोबल या रिच फैमिली से बिलोंग करते हो, तुम्हारे बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, इसीलिए मैं मेरे किंगडम के सारे लोगों को बचा के रखूंगा। तो ये सुनने के बाद लिक्ट पागल हो जाता है और ये एक छोटा सा 2 सेकंड का सीन होता है, लेकिन ये सीन में जो एनिमेशन होता है गॉड टियर का होता है। लिक्ट पागल होकर बोलता है कि अच्छा तो तू तेरे सारे के सारे लोगों को बचाएगा, ऐसा बोल के लिक्ट ऊपर जा चाहता है और अपना सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने वाला सीक्वेंस में आता है। वो अपने सारे के सारे सील खोल देता है और उसकी पावर हजारों गुना बढ़ने लगती है और वो हर जगह पे लेके आता है उसका लाइट मैजिक का एरो और बोलता है कि मैं ये एरो तुम्हारे पूरे किंगडम पे गिराऊंगा और तुम्हारे पूरे किंगडम को एक झटके में हरा दूंगा। अब तू मुझे बता कि तू कैसे तेरे सारे लोगों को बचा के रखेगा। हाँ, ये स्पेल इतना बड़ा होता है कि पूरे किंगडम में चला गया होता है, हर जगह पे ये एरो आए हुए होते हैं और ये एरो को सब लोग देख के बोलते हैं कि ये क्या हो रहा है। यहाँ तक कि ये हमारे आस्था के गांव में भी पहुंच चुके होते हैं ये सब एरो, और आस्था का गांव तो एकदम बॉर्डर पे है। और तभी हमें दिखाते हैं यामी अपने झाड़ू पे उड़ के पहुंच रहा होता है यहाँ पे, लेकिन यामी बहुत पीछे होता है। लेकिन उसी वक्त लिक्ट अपने ये अटैक को छोड़ देता है, बोलता है मैं तुम्हारा जजमेंट करने वाला हूँ, जजमेंट एरो। और ये सारे के सारे एरोस हवा में से नीचे गिरने लगते हैं। ये देख के हमें महोदय का फ्लैशबैक दिखाते हैं, जहाँ पे महोदय देखा है कि बचपन से ही लोग डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं कि जो पेजेंट है उसे नीचे रहना है और जो अमीर है उसे ऊपर रहना है। रॉयल हमेशा ऊपर रहते हैं, भले ही वो लोग के पास बहुत सारा मैजिकल पावर होता है, लेकिन वो कभी भी उनका मैजिक पावर हेल्प करने में नहीं यूज करते, सिर्फ टाइम पास करने में यूज करते हैं। ऐसे ही एक बार महोदय उनके सिटी के थ्रू घूम रहे थे कि वो देखते कि वहाँ पे एक गुंडा किसी को छेड़ रहा था। तो वहाँ पे जब महोदय उसकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ने ही वाले होते कि तभी वहाँ पे आ जाते हैं जोरो के फादर और वो यहाँ पे आके इस बंदे को बोलते कि ओए मेरे पास तुझसे 100 गुना अच्छा मैजिक है। तो ये सुन के ये बंदा जोरो के फादर के ऊपर अटैक करता है। तभी जोरो के फादर ट्रैप मैजिक यूज करते हैं और इसका मैजिक इसी के ऊपर मार देते हैं। तो ये देखने महोदय जाते हैं जोरो के पास और जोरो के फादर से दोस्ती कर लेते हैं। उसके बाद महोदय बोलते हैं कि जब मैं जोरो के फादर से मिला तब मुझे मालूम पड़ा कि एक असली मैजिक नाइट कौन होता है। जोरो के फादर पहले पेजेंट थे जो कि एक मैजिक नाइट बने थे और उनका सिर्फ ये सपना था कि उनको लोगों की मदद करनी है। यहाँ जहाँ मैजिक नाइट बनने के बाद लोग एकदम करप्ट हो जाते हैं, वहाँ पे ये बंदा सिर्फ लोगों की मदद करने के लिए काम
काम कर रहा है। ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा था और मुझे लगा कि ये बहुत आगे बढ़ेंगे, लेकिन तभी मुझे न्यूज मिला कि उनकी डेथ हो गई है। तो जब मैं उनके ग्रेव के पास जा रहा था तो मैंने देखा कि उनका बेटा वहां से रो रो के भाग रहा था, और जब मैंने उनके ग्रेव पे मेरे फ्लावर्स रखे और मैं रिस्पेक्ट पे किया तब मुझे मालूम पड़ा कि इनको इनके टीम के ही एक मेंबर ने मार दिया था। क्यों? क्योंकि ये एक पेजेंट थे। तो ये सुनकर महोदय को बहुत गुस्सा आता है, उनके हाथ से खून भी निकलने लगता है और तभी उन्हें ठान लिया होता है कि वो एकदम टॉप पे जाएंगे और इस वर्ल्ड को चेंज करेंगे, और इसीलिए वो तभी जाके विजर्ड किंग बने। और वो बोल रहे कि धीरे धीरे ये वर्ल्ड चेंज हो रहा है, यहाँ पे नोबल्स, पेजेंट्स और कॉमनर्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे हमें ये लोग दिखाते हैं कि कैसे हमारे चश्मिश बॉय ने आस्था को एक्सेप्ट किया होता है, नोबेल वो छोटी लड़की का मदद करती है, ऐसे ये लोग दिखाते हैं। और तभी ही महोदय यूज करते हैं अपना सबसे पावरफुल टाइम मैजिक। वो एक बहुत बड़ी सी घड़ी को लेके आते हैं और ये टाइम मैजिक लिटरली टाइम को रिवर्स कर सकता है। ये लिटरली टाइम को रिवर्स कर सकता है। यहाँ पे ये टाइम पहले रोक देते हैं और सबके ऊपर जो एरोस लगे हुए होते हैं वो उनको सिर्फ टच करने वाले होते हैं। उसके बाद महोदय उनका टाइम मैजिक का टाइम रिवर्स करने लगते हैं और ये सारे के सारे एरोस टूट जाते हैं और ऐसे ही महोदय सबको बचा लेते हैं। लिटरली सबसे बेस्ट काम करते हैं महोदय यहाँ पे। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो देख के मेरा लिटरली दिल टूट गया। लिफ्ट ने इस मौके का फायदा उठाया और जाके उसने हमारे विजर्ड किंग जूलियस को एक लाइट स्वॉर्ड से ठोक दिया और उसने ये स्वॉर्ड हमारे विजर्ड किंग के आर पार घुसा दिया, जिसकी वजह से विजर्ड किंग के मुंह से खून निकलने लगा और वो गिर गए जमीन पे और वो खत्म होने लगे। यहाँ तक कि उनका ग्रिम रोड भी धीरे धीरे खत्म होने लग गया था। और लिफ्ट ने बोला कि मुझे पता था कि तुम ये अटैक को डॉज नहीं करोगे, क्योंकि तुम इस अटैक से तुम्हारे लोगों को बचाओगे। तुम एक विजर्ड किंग हो और यही तुम्हारी कमजोरी है। अगर तुम एक नॉर्मल मैजिक नाइट होते तो तुम शायद खुद को बचाते, लेकिन तुम एक विजर्ड किंग हो इसलिए तुम्हें लोगों को बचाना था और यही तुम्हारा डाउनफॉल था। और ये सारी की सारी चीज यामी अपने आंखों से देखता है, क्योंकि वो एकदम एंड मूवमेंट पे यहाँ पहुंचता है और इस वक्त हमारे विजर्ड किंग जमीन पे गिरे हुए होते हैं और खत्म हो रहे होते हैं। ये सीन देख लिटरली मेरा दिल टूट गया था यार, क्या बताऊं मैं आप लोग। इसके बाद जब यामी यहाँ पहुंचा हुआ होता है तो वो भड़क जाता है और अपना स्वॉर्ड बाहर निकालता है और बोलता है कि वेंजेंस तू ये क्या कर रहा है। और वेंजेंस असल में छपरी बॉय का असली नाम होता है। और यामी को देख के हमारा लिट बोलता है, ओए यामी सुके हीरो, हाय, बहुत टाइम बाद मिल रहे हम लोग। बाय द वे मैं वेंजेंस नहीं हूँ, मैं तो लिट हूँ। वेंजेंस इस वक्त सो रहा है मेरे अंदर। और तभी ही इसके लेफ्ट आंख से आंसू निकलने लगता है। तो ये बोलता है कि अच्छा शायद वेंजेंस सो नहीं रहा है, वो जागा हुआ है और उसने देख लिया कि मैंने उसी प्यारे महोदय को मार दिया है। और ये सब देख के हमारा मशरूम हेड एकदम टेंशन में आ रहा होता है। तो यामी बोलता है कि अबे मार्क्स, फटाक से जा और वो डॉक्टर को लेके आ, हमें विजर्ड किंग को बचाना है। यहाँ पे लिटरली यामी तक लोगों का असली नाम लेने लग गया था। यामी को मेरे जैसे बेकार आदत है लोगों का नाम खराब करने का, लेकिन यामी यहाँ पे सबका सही नाम ले रहा था। उसके बाद यामी अपना डायमेंशन लेस स्लैश मारने ही वाला होता है इसको, लेकिन तभी ही यहाँ पे ये ग्रास होपर आ जाता है और वो लिफ्ट को लेके यहाँ से गायब हो जाता है। तो ये अटैक देख के हमारे विजर्ड किंग जूलियस बोलते हैं, वाओ यामी, तुम्हारा ये अटैक तो डायमेंशंस को भी तोड़ सकता है। थैंक यू सो मच कि तुमने मुझे ये वाला मैजिक दिखा दिया मेरे खत्म होने के पहले। तो यामी यहाँ पे आके महोदय को बोलता है कि महोदय तुम ये सब बात मत करो, वैसे भी मैं 28 साल का हो गया हूँ, तुम टेंशन मत लो, मैं सब चीजों को संभाल लूंगा। तो महोदय बोलते हैं कि हाँ यामी, मैं जानता हूँ, आज तुम्हें देख के मुझे पता चल गया है कि तुम बहुत आगे बढ़ चुके हो। अब मुझे लग रहा है कि हमारा क्लोवर किंगडम तुम्हारे हाथ में से रहेगा और तुम्हारे बाद में जो जनरेशन आ रहा है वो भी बहुत पावरफुल है। हाँ, ये देखिए मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही बोल बोल के महोदय की आवाज धीरे धीरे खत्म होने लगी है। मीनवेल हमें दिखाते हैं अगले सीन में कि हमारी बड़ी बहन गोलन ये ब्लैक एंड व्हाइट बंदे को बहुत मार रही होती है। तभी ये ब्लैक एंड व्हाइट बंदा हंसता है और बोलता है कि बस एक मुक्का और मार तू मुझे और मैं मेरा सेल्फ डिस्ट्रक्ट एक्टिवेट कर दूंगा। और ये सब चीज असल में आस्था देख लेता है। तो आस्था फटाक से यहाँ पे आता है और अपने एंटी मैजिक स्वॉर्ड से इस बंदे को मारता है और उसका सेल्फ डिस्ट्रक्ट वाला स्पेल को तोड़ देता है। और उसके बाद आस्था इसको मुक्का मारता है और बोलता है कि भाई तेरा प्रॉब्लम क्या है, तू क्यों खुद खत्म करना चाहता है, जरा तू मुझे ये बता कि हम लोग बात क्यों नहीं कर सकते, हमारे बीच में आखिर दिक्कत क्या हो रही है। लेकिन ये सब चीज देखने के बाद हमारी बड़ी बहन गोलन यहाँ पे आती है और वो आस्था को पकड़े बोलती है, बेटा तूने मेरे फाइट में उंगली क्यों किया, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। वो बोलती है कि आई ऑफ द मिडनाइट सन के लोगों ने हमें बहुत तकलीफ दी है तो मैं इन्हें नहीं छोड़ने वाली हूँ। तो आस्था बोलता है कि वही तो रीजन है, ये लोग हमें इसलिए हेट करते क्योंकि ये कहते हैं हमने इन्हें तकलीफ दिया है, हम इन्हें इसीलिए हेट करते क्योंकि हम कहते हैं इन्होंने हमें तकलीफ दिया है। हम दोनों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो रही है, हम दोनों ने दोनों को तकलीफ दिया है, इसीलिए हम दोनों एक दूसरे को हेट करते हैं। तो हम लोग बात क्यों नहीं कर सकते कि भाई असल में प्रॉब्लम क्या है। फिर आस्था और महोदय दोनों ही साथ में बोलते कि हमें एक ऐसी दुनिया बनानी थी जहाँ पे बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, हर एक इंसान साथ में रहे और खुश रहे। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि ग्रास होपर लिफ्ट को लेके गया होता है यही बड़े वाले मॉन्स्टर के स्कल के अंदर और वहाँ पे उनके वो बड़े से पत्थर के पास तीनों लोग पहुंच जाते हैं और लिफ्ट बोलता है कि अभी मैं इसको लगा के एक्टिवेट करने वाला हूँ, मेरे पास सारे के सारे मैजिक स्टोन्स आ गए हैं। फिर यहाँ पे हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि महोदय बात कर रहे होते हैं यामी के साथ। यामी महोदय को बोलता है कि सर प्लीज आप अपने आप को होल्ड करके रखिए, डॉक्टर ओवेन यहाँ पे पहुंच ही रहे
होंगे। हमें दिखाते हैं कि मशरूम बॉय और डॉक्टर ओवन यहाँ पे पहुंच रहे होते हैं, लेकिन ये लोग बहुत पीछे होते हैं। तो फिर महोदय यामी को बोलते हैं, यामी मैं बहुत खुश भी हूँ और दुखी भी हूँ। दुखी मैं इसलिए हूँ क्योंकि मैं जान गया हूँ कि मैं विज़र्ड किंग बनने के लायक नहीं था। मैं आखिर हार गया, मैं उसे नहीं रोक सका। वो बंदे को मैजिक स्टोन मिल चुका है और उसके पास पहले ही इतनी ताकत थी कि वो एक सिंगल अटैक में हमारे पूरे किंगडम को डिस्ट्रॉय कर सकता था। तो अभी वो उस मैजिक स्टोन के साथ क्या करने वाला है और कितना पावरफुल होगा वो सब मुझे नहीं पता है। मैं नाकामयाब रहा एक विज़र्ड किंग की वजह से। तो ये सब सुन के यामी बोलता है कि नहीं सर, आप गलत बोल रहे हो। आपने आपके मैजिक से सारे के सारे इंसानों को बचा के रखा है। आपसे अच्छा विज़र्ड किंग कोई और नहीं हो सकता था। फिर महोदय बोलते हैं, यामी मुझे अभी भी याद है कि तुम्हारे साथ मैंने कितना टाइम स्पेंड किया है, कैसे मैंने तुम्हें अपनी टीम में लिया था। यामी मेरे को तुमसे बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं बचा है। देखो ना, मैं एक टाइम मैजिक वाला मेज हूँ और मेरे पास ही टाइम नहीं बचा है अभी। वेल यामी, मुझे याद है कि कैसे मैंने तुम्हें पढ़ना लिखना सिखाया था और कैसे जब तुम तुम्हारे पहले मिशन पे मेरे साथ चले थे तो तुम मेरी बात नहीं सुन रहे, तो डायरेक्टली एनिमी के ऊपर अटैक कर रहे थे। यामी थैंक यू सो मच कि तुमने मुझे तुम्हारा ये नया वाला स्पेल भी दिखाया। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे बहुत सारे टाइप के मैजिक स्पेल्स देखने का मौका मिला था मेरी जिंदगी में। वेल लगता है मेरा टाइम खत्म हो रहा है, ऐसा बोलते हैं महोदय। फिर बोलते हैं कि यामी अब मैं सब कुछ तुम्हारे हाथ में छोड़ रहा हूँ। तुम मेरे सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर थे, तुम और वेंजेंस, पर वेंजेंस ने मुझे धोखा दे दिया है। तो अब सिर्फ तुम ही मेरे साथ रहे हो। यामी प्लीज क्लोवर किंगडम को बचा के रखना। ऐसा बोल के हमारे विज़र्ड किंग खत्म हो जाते हैं और उनके सर पे जो स्टार मार्क होता है वो भी बहने लगता है और उसी के साथ साथ उनका ग्रिमरोर भी टूट के बिखरने लगता है। तो मैं चाहूंगा कि आप सब लोग नीचे कमेंट में लिख दो, रेस्ट इन पीस द ग्रेटेस्ट विज़र्ड किंग जूलियस नोवाक्रोम। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे सब लोग मिडनाइट सन के हाइडआउट में फटाफट लड़ रहे होते हैं और बहुत सारे मैजिकल स्पेल्स यूज कर रहे होते हैं और हमारा ये स्पेशल मैजिक वाला बॉय बाहर से पूरा ब्लॉकिंग करके रख रहा होता है। मीनवेल यूनो और उसकी पूरी गैंग यहाँ पे पहुंच जाती है और जब ये लोग यहाँ पहुंचे तो देखते हैं कि यहाँ पे एक बड़े से ऑर्ब के अंदर एक इंसान रहता है, जिसको देख के लोग बोलते हैं ये इंसान यहाँ पे क्या कर रहा है और यहाँ क्या हो रहा है। और तभी ही अगले सीन में हमारे लिक्ट ने इस टैबलेट के अंदर 8 स्टोन लगा दिए होते हैं और वो बोलता है अब मैं ये आखिरी स्टोन लगाने वाला हूँ, पर उसके पहले मैं तुम लोग को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, तुम लोग ने मेरी बहुत मदद की है। तो ये सुन के लोग बोलते हैं अरे सर आप हमें थैंक यू क्यों बोल रहे हो, अभी आप जब 9वां स्टोन लगाओगे तो हम लोग की ट्रू पावर अवेकन होगी और तब हम लोग जाके क्लोवर किंगडम में आग लगा देंगे, आप टेंशन मत लो। तो फिर लिक्ट बोलता है कि हाँ तुम लोग बहुत अच्छा काम किए हो और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। वेल मैं बहुत खुश हूँ कि तुम लोग मेरे टीम में थे। ये सब तो तुम्हारा मास्टर लिक्ट बोलेगा जो कि आई ऑफ द मिडनाइट सन का लीडर है, लेकिन अब मैं तुम्हें तुम्हारी असली औकात बताता हूँ। तुम लोग सेल्फिश लोग हो। तुम लोग को क्या लगा कि तुम लोग मेरा साथ दोगे और तुम्हारा मैं हेल्प करूंगा। तुम लोग ह्यूमंस हो और मुझे ह्यूमंस बिल्कुल पसंद नहीं। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम लोग के साथ क्या होने वाला है। तुम लोग बनोगे मेरे पहले सैक्रिफाइस। अब जब मैं मेरा ये स्टोन लगाऊंगा इसके अंदर तब तुम लोग को मालूम पड़ेगा कि तुम लोग को मैंने मेरे साथ क्यों रखा था। ऐसा बोल के लिक्ट 9वां स्टोन लगा देता है वो टैबलेट के अंदर और उसके ठीक बाद वो टैबलेट एक्टिवेट होता है और हर जगह बहुत सारी रोशनी फैलने लगती है। और तभी हमें दिखाते हैं कि हमारा ये ब्लैक एंड व्हाइट बाल वाला बंदा सुपर सेन के फॉर्म में आ जाता है क्योंकि उसके आसपास सुपर सेन का और निकलने लगता है और उसके कान बड़े होते हैं और वो प्रॉपर एल्फ बनने लगता है। और तब ये लोग बोलते हैं कि ये बंदे की मैजिकल पावर तो एकदम स्काई रॉकेट कर रहा है। और तभी यहाँ पे जो ये ऑर्ब के अंदर बंदा होता है उसके भी कान बड़े होते हैं और वो भी उसके एल्फ वाले फॉर्म में आ जाता है। तो ये सब देख के मिमोसा बोलते हैं कि क्यों नो हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जो होता है वो देख के तो मेरा दिमाग और फट गया। यूनो भी सुपर सेन वाले फॉर्म में आ जाता है और तो और यूनो के भी कान एल्फ के जैसे हो जाते हैं और यूनो भी हिप्नोटाइज हो गया होता है। मतलब यूनो असल में एक एल्फ था। यूनो भी एक ट्रेटर है। यूनो ने आस्था को धोखा दे दिया है भाई। ब्रो ये क्या प्लॉट। फिर इस सीन के ठीक बाद हमें ये लोग लिक्ट का बैक स्टोरी दिखाते हैं जहाँ पे उसको उसका 4 लीफ वाला ग्रिमरोर मिलता है और सब लोग वो देख के एकदम हैरान हो जाते हैं। उसके सारे एल्फ्स कहते हैं कि लिक्ट तुम्हें तो 4 लीफ वाला ग्रिमरोर मिला है, मतलब तुम सबसे ज्यादा स्पेशल हो, तुम्हें माना ने चूज किया है और तुम्हारे पास तो स्वॉर्ड मैजिक है। इस वक्त लिक्ट के पास ना लाइट मैजिक नहीं होता है, उसके पास सिर्फ स्वॉर्ड मैजिक होता है। और फिर हमें इंट्रोड्यूस कराते हैं ये नए बंदे के साथ जिसका नाम होता है पॉटी। और ये बंदे को शायद से हमारे लिक्ट से बहुत प्यार होता है क्योंकि 24 घंटा लिक्ट के आजू बाजू घूमता रहता है। ये लिक्ट के पास आने के बाद उसको बोलता है कि सर आप मुझे ये बताइए कि ह्यूमंस हमसे इतना दूर क्यों रहते हैं और उसके और हमारे बीच में क्या डिफरेंस है। तो लिक्ट बोलता है कि प्रॉब्लम ये है कि हम दोनों ने अब तक एक दूसरे को समझा नहीं है ठीक से। एक बार हमारा ट्राइब जब ह्यूमन से ट्राइब से मिलेगा तो हम लोग मिलकर एक प्रॉपर कंट्री बनाएंगे जहाँ पे हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझ पाएंगे। और तभी ये लोग देखते हैं कि इनके बगल में एक बड़ा सा विंड का टॉर्नेडो आ रहा होता है। तो ये देख के इनके बगल में जो तीसरा आदमी होता है वो होता है हमारा राया। राया इनको बोलता है कि अरे ये टॉर्नेडो को तुम लोग छोड़ दो, ये खुद ही अपने आप बंद हो जाएगा, हमें तो इसका कुछ लेना देना है ही नहीं। बाय द वे
राया वही बंदा है जो कि हमारा ब्लैक एंड व्हाइट बॉय है, लेकिन लिक्ट देखता है कि इस टॉर्नेडो के अंदर असल में एक लड़की फंसी हुई होती है। तो इसको देख के लिक्ट तुरंत भागता है उस लड़की को बचाने के लिए और वो अपना स्वॉर्ड मैजिक यूज करता है। मीनवाइल ये टॉर्नेडो के पीछे से एक और बंदा आता है और वो अपना लाइट मैजिक यूज करता है। फिर इस लड़की को बचाने के बाद लिक्ट जब इसको अपने गोद में पकड़ के रखता है और नीचे उतरता है तो वो देखता है कि जो सामने बंदा होता है उसके पास भी एक 4 लीफ वाला ग्रिमरोर होता है। तो लिक्ट उसको अपना ग्रिमरोर दिखाता है और ये देखने के बाद लिक्ट और ये सामने वाला बंदा थोड़ा बातें करते हैं एक दूसरे से। इस बंदे ने असल में गोल्डन डॉन के कपड़े पहने होते हैं और ये बंदा एक ह्यूमन होता है और जो इसके साथ वो लड़की होती है वो इसकी बहन होती है। तो लिक्ट ह्यूमन के साथ बात करना स्टार्ट करता है और इन तीनों लोगों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहता है। ये लोग हर दिन मिलते हैं और बातें करते रहते हैं और ये बात बाकी सारे एल्फ्स को भी बहुत अच्छी लगती है कि ह्यूमंस यहाँ पे आ रहे हैं और हमारे साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। लेकिन जो हमारा पॉट्टी है उसको ये बात बहुत खटकती थी। फिर ऐसे ही कुछ टाइम बीता है और लिक्ट की शादी हो जाती है ये बंदी के साथ और तभी ही और टाइम बीतने के बाद ये लड़की लिक्ट के बच्चे के साथ प्रेग्नेंट होती है। तो लिक्ट बोलता है कि जैसे ये बच्चा इस दुनिया में आएगा तो ये बच्चा एक ब्रिज बनेगा ह्यूमंस और एल्फ्स के बीच में और फिर हम लोग ह्यूमंस और एल्फ्स के रिलेशनशिप को अच्छा और आगे बढ़ा पाएंगे। लेकिन ये सब चीज वापस से पॉट्टी को पसंद नहीं आती है। वो हमेशा लिक्ट के आजू बाजू घूमने की कोशिश करता रहता है लेकिन नाकामयाब होता रहता है क्योंकि अभी लिक्ट की शादी भी हो चुकी है। फिर उसके बाद हमें दिखाते हैं कुछ और टाइम बीता है और उसके बाद लिक्ट और ये ह्यूमन लड़की ऑफिशियली शादी करते हैं। इनके शादी में सब लोग आए हुए होते हैं और लिक्ट यहाँ पे पॉट्टी को बोलता है कि पॉट्टी कल तुम्हें तुम्हारा ग्रिमरोर मिलने वाला है ना, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो ये सुन के पॉट्टी को बहुत अच्छा लगता है कि लिक्ट ने उसके ग्रिमरोर वाली बात याद रखी और इसके बाद पॉट्टी भी अपने मन में बोलता है कि शायद ह्यूमंस इतने खराब नहीं है। वेल मैं अभी खुश हूँ कि ह्यूमंस हमारी दुनिया में आ चुके हैं और मुझे इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर हमें अगले ही सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे वो बड़ा सा लाइट मैजिक आता है और वो सारे के सारे एल्फ्स को मारना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पे वो हर एक एल्फ्स को चीरता रहता है लेकिन इसमें पॉट्टी बच जाता है। पॉट्टी खड़ा होता है और बोलता है कि अरे मैं बच कैसे गया, लेकिन तभी ये वाला अटैक और इंटेंस हो जाता है। तो पॉट्टी बोलता है अरे ये तो वही लाइट मैजिक है और ये वाला मैजिक तो उस बंदे के पास था जिसके साथ लिक्ट ने दोस्ती की थी। तो क्या ह्यूमंस ने हमें धोखा दिया है? अभी हमें कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन वो अपने आसपास देखता है तो सब के सब खत्म हो गए होते हैं और सिर्फ एंड में पॉट्टी बचा होता है और लिक्ट बचा होता है। लेकिन तभी ही वो देखता है कि लिक्ट एक बड़ा सा मैजिक कर रहा होता है खत्म होने के पहले। वो देखते ही देखते पॉट्टी के ऊपर भी एक लाइटनिंग स्वॉर्ड लग जाता है और पॉट्टी भी खत्म हो जाता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि पॉट्टी असल में वापस से रीइंकार्नेट होता है एक ह्यूमन के बॉडी के अंदर, लेकिन इस वक्त उसका जो चेहरा होता है वो एकदम लिक्ट की तरह दिखता है। तो वो बोलता है कि अच्छा तो लिक्ट ने जो वो स्पेल यूज किया था वो एक फॉरबिडन स्पेल था और वो था रीइंकार्नेशन वाला स्पेल। उसने ये कोशिश की कि हम सारे के सारे एल्फ्स वापस से ह्यूमंस के बॉडी के अंदर रीइंकार्नेट हो जाए। ऐसा बोल के वो जब बाहर खिड़की खोल के देखता है तो वो देखता है कि बहुत सारे एल्फ्स की आत्मा यहाँ पे आती रहती है और ह्यूमंस के अंदर घुसती है, लेकिन उसमें से बहुत सारी आत्मा ह्यूमंस के बॉडी के अंदर घुस नहीं पाती है और वहीं से वो निकल जाती है। तो ये बोलता है कि शायद ह्यूमन बॉडी इन लोग को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, मैं अकेला ऐसा लकी आत्मा था जिसको एक ह्यूमन बॉडी मिल गई। वेल अभी मुझे मेरा ग्रिमरोर यूज करना चाहिए। तभी वो देखता है कि उसके पास जो ग्रिमरोर होता है वो असल में ये इंसान का ओरिजिनल ग्रिमरोर होता है। तो वो बोलता है कि मैं इस ग्रिमरोर को यूज नहीं कर सकता हूँ, मुझे जाके मेरे लाइब्रेरी में घुस के अपना ग्रिमरोर एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो वो भाग के जाता है उसके लाइब्रेरी में और उसको उसका ग्रिमरोर मिलता है जो कि होता है एक 4 लीफ वाला ग्रिमरोर। और वो बोलता है कि ये ग्रिमरोर मुझे मिल चुका है तो इसका यही मतलब है कि मुझे ह्यूमन से बदला लेना है और उनको खत्म करना है क्योंकि मैं अकेला एक एल्फ हूँ जो बचा हूँ। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि ये जिसको हम अब तक लिक्ट समझ रहे थे वो लिक्ट नहीं होता है, वो असल में होता है पॉट्टी। ये पॉट्टी की आत्मा होती है जो एक बंदे के अंदर आ चुकी है और मुझे पता है कि ये बंदा कोई और नहीं, ये हमारा छपरी बॉय है। तो छपरी बॉय के बॉडी के अंदर इस वक्त पॉट्टी की आत्मा है जिसका चेहरा लिक्ट के जैसे दिखता है। आई नो ये बहुत कंफ्यूजिंग है लेकिन ये थोड़ा सिंपल वे में मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो मैं वापस बताता हूँ, ये बॉडी है हमारे छपरी बॉय की जो कि है गोल्डन डॉन का कैप्टन। इसके अंदर आत्मा आ चुकी है पॉट्टी की और इसके मुंह पे जो चेहरा है वो है लिक्ट का। तो इन अ वे ये एक बॉडी में 3 लोगों के एट्रीब्यूट्स है। वेल इसके ठीक बाद हमें दिखाते हैं कि पॉट्टी ने एक बंदे को ढूंढा होता है और उसके अंदर उसने राया की आत्मा को डाल दिया होता है और इसीलिए ये बंदा ब्लैक एंड व्हाइट बाल वाला बंदा होता है और इसके ऊपर इसने यूज किया होता है फॉरबिडन स्पेल जो कि होता है इवल आई और इसी वजह से इस बंदे को तीसरी आंख मिल जाती है। इसी तरह इसने वेट्टो को जो कि होता है हमारा पोलियो वाला लायन और फाना, इन लोग को भी सेम स्पेल यूज किया होता है इनके ऊपर और इन 3 लोग को ये बचा के ला पाया होता है। ये बोलता है कि मेरे अंदर इतना ही पावर था कि मैं 3 लोग को रेजरेक्ट कर सकता था। अभी बाकी लोग को रेजरेक्ट करने के लिए हमें मैजिकल स्टोन्स लगेंगे और तो और बहुत ही ग्रैंड लेवल का मैजिक लगेगा। अब मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये जो हमारा पॉट्टी है उसको तो छपरी बॉय की बॉडी मिल चुकी है, ठीक है, और छपरी बॉय तो सिर्फ क्लोवर किंगडम के अंदर रहता है, लेकिन फाना जो थी वो तो डायमंड किंगडम की थी। तो इसको फाना की बॉडी कहाँ से मिली? ये एक चीज मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया, लेकिन अगर आप में से किसी को पता होगा तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए कि ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि ये बंदा तो डायमंड किंगडम के अंदर घुस नहीं सकता क्योंकि ये गोल्डन डॉन का कैप्टन है और अगर ये डायमंड किंगडम के अंदर घुसा तो इनके बीच में फाइट स्टार्ट हो जाएगी। फिर इसके ठीक बाद ये वाला फ्लैशबैक खत्म होता है और यहाँ पे हमें दिखाते हैं कि असल में पॉट्टी इन बाकी लोगों को बोलता है कि तुम तीनों को मैं एज अ सैक्रिफाइस यूज करने वाला हूँ ताकि मेरे असली लोग जिंदा हो सके। फिर इसके ठीक बाद हमें दिखाते हैं कि इन तीनों के ऊपर जो कि होता है सस्ता ककाशी, हमारा ग्रास होपर बॉय और तो और ये मैड साइंटिस्ट, इन लोग की बॉडी के ऊपर ब्लैक स्पॉट्स आने लगते हैं और इनकी बॉडी में से इनकी आत्मा बाहर निकल जाती है और ये तीनों लोग ऐसे ही खत्म हो जाते हैं। वेल मेरे को इन 3 लोग के लिए बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि इन लोग को पॉट्टी ने क्या बेवकूफ बनाया। पॉट्टी ने
ने इनको बोला कि तुम लोग मेरे सबऑर्डिनेट्स हो, मेरे साथ में रहो, मैं तुम्हें अच्छी पावर दूंगा जब हमारा मिशन कंप्लीट होगा। लेकिन जैसे ही इनका मिशन कंप्लीट हुआ, पॉट्टी ने इनको लात मारा और बोला भाई अब तुम्हारी मैं आत्मा चुरा रहा हूँ ताकि मेरे लोग रेजरेक्ट हो सके। और फिर उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे हमारा व्हाइट बॉय ने एक ड्रैगन को अपने पेंट मैजिक से बनाया होता है और वो इन लोग के ऊपर अटैक कर रहा होता है। लेकिन तभी उसने जिन भी आई ऑफ द मिडनाइट सन के लोगों को पकड़ा होता है वो लोग की बॉडी पिघलने लगती है और उनकी आत्मा उसमें से बाहर निकल जाती है। और ऐसे ही सारे के सारे मैजिक नाइट्स के सामने जो भी आई ऑफ द मिडनाइट सन के लोग होते हैं उनकी बॉडी पिघलने लगती है और उनकी आत्मा बाहर निकलती रहती है। फिर इसके ठीक बाद हमें दिखाते हैं कि जहाँ हमारे गाँव में सिस्टर लिली और उसके साथ आस्था के सारे भाई बहन होते हैं, वो लोग देखते हैं कि आसमान चमकने लगता है और जो उनके सामने वो स्कल होता है असली डीमन का वो भी चमकने लगता है। तो ये देख के वो लोग थोड़ा डर जाते हैं। यहाँ तक कि पूरे के पूरे क्लोवर किंगडम में सबको दिखता है कि आसमान चमक रहा है और कुछ न कुछ अजीब सा हो रहा है। और हमारे ब्लैक बुल्स के बेस पे तो एकदम खतरनाक चीज होती है जो देख के मेरा दिमाग वापस से फट गया। हमारा गाची सुपर सेन बनने लगता है, मतलब उसके आसपास सुपर सेन का ऑरा आता है जो सेम ऑरा यूनो के आसपास था। और गाची भी एक एल्फ में कन्वर्ट हो जाता है। क्या इसका ये मतलब है कि गाची असल में पहले से ही एक एल्फ था? वेल, हमें पहले वाले एपिसोड में दिखाया था कि लिक्ट ने गाची को देख के बोला था कि मैं तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि तुम मेरे ही क्लैन के आदमी हो। तो क्या गाची सही में एक एल्फ था और वो एल्फ बन के ही इतने साल से जिंदा रहा है? ये सब का आंसर मेरे पास इस वक्त नहीं है। यहाँ तक कि मारी भी एक एल्फ है, गाची की छोटी बहन। और उसके बाद हमें दिखाते हैं कि क्लोवर किंगडम के अंदर बहुत सारे लोग एल्फ में कन्वर्ट होने लगते हैं और उनके सबके ऊपर से एक येलो कलर का लाइट निकलता रहता है। सब लोग सुपर सेन में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। भाई ये क्या हो रहा है? यहाँ तक कि हमारा लक भी एक एल्फ है। भाई मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे ब्लैक बुल्स के लोग ऐसे ही खत्म हो जाए या वो लोग एक दूसरे से लड़े और एंड में कोई ना कोई उनमें से खत्म हो जाए। मैं ये नहीं चाहता हूँ। वो छोड़ो भाई, यहाँ तक कि व्हाइट लक भी एक एल्फ है और तो और जियान की छोटी बहन भी एक एल्फ है। और ऐसे ही बहुत सारे टेम्परेरी कैरेक्टर्स भी एल्फ बन जाते हैं। फिर हमें दिखाते हैं कि आस्था यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट बॉय से बात करता रहता है, बोलता है कि भाई तू मुझे ये बता कि तेरा पावर इतना बढ़ कैसे रहा है। तभी हमें अगले सीन में कुछ ऐसा दिखाते हैं जो देख के मुझे समझ गया कि अब मिमोसा बहुत बुरी तरह से मार खाने वाली है। मिमोसा के सामने होता है लिक्ट का असली बॉडी, वहाँ पे यूनो होता है जो कि एक एल्फ होता है, हमारा क्लाउस जो कि है चश्मिश बॉय वो भी एक एल्फ है असल में, और तो और ये मोटू जियान भी एक एल्फ ही है। ब्रो, ये मिमोसा बेचारी अकेली यहाँ पे फंस गई और इसको असल में समझ में भी नहीं आ रहा होगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे। फिर हमें दिखाते हैं कि ये जो सारे के सारे एल्फ है ये लोग इन लोग के ऊपर अटैक करना स्टार्ट करते हैं। गाची अपने सारे के सारे मिरर्स को यूज करता है इनके ऊपर अटैक करने के लिए। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं यामी महोदय के साथ बैठा होता है और वो बोलता है कि अजीब सी लाइट क्या है, ये सब क्या हो रहा है, आई ऑफ द मिडनाइट सन के लोगों ने क्या किया है। ये ऐसे सोच ही रहा होता है कि इसके सामने आ जाते हैं हमारे डॉक्टर और तो और मशरूम बॉय, और ये दोनों भी असल में एल्फ बन चुके होते हैं। ये लोग यहाँ पे आने के बाद यामी को बोलते हैं कि ओए क्या तू एक रॉयल है? वेल, फर्क नहीं पड़ता, तू तो एक इंसान ही है ना, और हमारा मिशन ये है कि हमें तुझे खत्म करना है। तो यामी बोलते हैं कि तुम लोग क्या बात कर रहे हो, फटाक से यहाँ पे आओ और महोदय को ठीक करो। ये लोग बोलते हैं अबे तू हमको जानता भी नहीं है, तू एक नॉर्मल इंसान है और हमारा मिशन ये है कि हमें तुझे मारना है। ऐसा बोल के मशरूम बॉय यामी के ऊपर अटैक करना स्टार्ट करता है। तो यामी उसके अटैक को डॉज करता है और बोलता है कि अगर इसका अटैक मुझे लग गया तो मैं मेरी मेमोरीज भूलने लगूंगा, तो मुझे इसको डॉज करना पड़ेगा। मीनवेल हमारा डॉक्टर भी यामी के ऊपर हमला करता है। तो यामी बोलता है अगर मुझे इसका अटैक लग गया तब तो मेरी और हालत खराब हो जाएगी। फिर ये दोनों घूम फिर के अटैक करते हैं महोदय के ऊपर। तो यामी महोदय को बचाता है, लेकिन तभी ये लोग बोलते हैं कि अबे तू इस किसको बचा रहा है, ये मरियल सा आदमी यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये बिल्कुल ही यूजलेस है, तू इतने खराब आदमी को क्यों बचा रहा है भाई, तू तेरी जान बचा, और अगर ये तेरे लिए इतना प्रेशियस है तो हम इसके चिथड़े उड़ा देंगे। तो ये सुन के यामी बोलता है कि मुझे पता नहीं कि तुम दोनों क्या होगा, लेकिन मुझे इतना पता है कि तुम लोग किसी स्पेल के अंडर हो, और मैं जानता हूँ कि असली डॉक्टर और असली मशरूम बॉय तो ऐसा कभी नहीं बोलेगा, और जो बंदा तुम लोग से ये बुलवा रहा है मैं उसको कभी नहीं छोड़ने वाला हूँ। ऐसा बोल के यामी इन लोग के अटैक को अपने स्वॉर्ड से मार के रोकता रहता है। फिर उसके बाद यामी गुस्से में जंप मारता है और अपने स्वॉर्ड से यूज करता है डार्क क्लोक लाइटलेस ब्लंट स्लैश, और ये सिंगल अटैक में मशरूम बॉय और तो और डॉक्टर को बेहोश कर देता है। लेकिन तभी कुछ और होता है, यामी के नीचे से जमीन फटता है और उसमें से निकलता है रेड कलर के रोजेस, और इसको कंट्रोल कर रही होती है हमारी चारुलेट, और चारुलेट भी एक एल्फ बन चुकी होती है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था क्योंकि चारुलेट का रियल रोज का कलर तो असल में ब्लू होता है, हमें ये पहले के एपिसोड में दिखाया है, तो यहाँ पे रेड कैसे हो गया। और अब मुझे लग रहा है कि चारुलेट वर्सेस यामी की फाइट होने वाली है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि इनकी फाइट चलती रहती है और इनकी फाइट नॉर्मल जमीन पे आ चुकी होती है। यहाँ पे हर जगह चारुलेट ने उसके प्लांट्स को उगा के रखा होता है और ये सीन एकदम खतरनाक लगता है। यहाँ पे यामी एकदम कॉर्नर में आके फंस चुका होता है। यामी अपना डायमेंशन स्लैश यूज करता है चारुलेट के प्लांट्स के ऊपर और चारुलेट को उस प्लांट के अंदर से बाहर निकालता है और बोलता है कि मैं तेरे की को पहचान सकता हूँ, तू अपने आप को कितना भी कवर कर ले, तेरे की को मैं ढूंढ के तुझे ढूंढ लूंगा कि तू कहाँ पे है। लेकिन तभी चारुलेट यामी के ऊपर एक अटैक करते हैं। यामी उस अटैक को डॉज करता है और उसके प्लांट्स को काटना स्टार्ट करता है। फिर यामी हमको बताता है कि चारुलेट के जो रोज थे वो ब्लू इसलिए थे क्योंकि उसके ऊपर वो कर्स लगा हुआ था, लेकिन जैसे ही चारुलेट की बॉडी को ये एल्फ कंट्रोल कर रहा है तो उसका वो कर्स मेरे को लगता है हट गया। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि चारुलेट यहाँ पे खड़ी होती है सुपर सेन के फॉर्म में और वो एक तलवार यूज कर रही होती है जो कि खुद एक रोज और प्लांट से बना हुआ होता है। तो ये एक अच्छा डिटेल लगा मुझे। लेकिन तभी यहाँ पे आ जाती है हमारी टॉम बॉय, वो अपने गोलम के ऊपर होती है। तो यामी उसको देख के
बोलता है कि ओए लड़की, अच्छा तू यहाँ पे आ गई, चल तू इसको लेके जा और इसको सेफ रखना। यहाँ पे यामी टॉम बॉय के गोलम में असल में महोदय को डाल देता है, जिसको उसने अपने ब्लैक स्लैश के अंदर छुपा के रखा होता है। तो ये लड़की बोलती है नहीं, मैं जाऊंगी और मेरी बहन को बचाऊंगी। ऐसा बोल के वो कूद के चाहती है और चार्लोट के ऊपर एक मैजिक यूज करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका मैजिक बाहर निकलता ही नहीं है क्योंकि चार्लोट का ऑरा ही इतना स्ट्रांग होता है। तो वो बोलती है कि ये ब्लैक बुल्स का कैप्टन यहाँ पे चार्लोट के साथ लड़ रहा था, इस ऑरा में यही बंदा मेरी बहन को बचा सकता है। ऐसा बोल के वो निकल लेती है वहां से, लेकिन तभी यामी वहां पे आता है और वो बोलता है कि तू ये मेरे ब्लैक वाले ऑब्जेक्ट को लेके जा और इसको सेफ रख, चार्लोट को मैं संभालूंगा। तो ये सुन के हमारी टॉम बॉय रोने लगती है और बोलती है प्लीज मेरी बहन को बचा लो। ऐसा बोल के वो वहां से निकल लेती है, लेकिन तब तक यामी के ऊपर चार्लोट हमला कर चुकी होती है। तो यामी यूज करता है उसका डार्क मैजिक ब्लैक होल और उससे वो चार्लोट के अटैक को खाना स्टार्ट करता है। फिर वो चार्लोट के ऊपर वापस से हमला करता है और बोलता है कि चार्लोट तुम इतनी वीक नहीं हो कि तुम किसी के माइंड कंट्रोल मैजिक में आ जाओ, स्नैप आउट ऑफ इट चार्लोट, तुम मेरे पास आ जाओ वापस से। लेकिन इस अटैक में चार्लोट बहुत खतरनाक दिखती है। वो रेडी होती है यामी के ऊपर हमला करने के लिए और यहाँ पे लाइटनिंग चल रही होती है। चार्लोट यूज करती है अपना एकदम पावरफुल अटैक क्रिम्सन वाइन स्पीयर। मीनवाइल यामी भी यूज करता है डार्क क्लोक डायमेंशन स्लैश और ये अटैक एकदम पावरफुल होता है। लेकिन तभी ये लोग हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि नोवेल ऑर्थो और क्रिश, इनके सामने होता है हमारा लक ऑर्थो और ये टेम्पररी कैरेक्टर जो कि दोनों के दोनों एल्फ बन चुके होते हैं। तो इनको देख के नोवेल बोलते हैं कि इन दोनों में से सेम ऑरा निकल रहा है जो कि वो पोलियो वाले लायन में से निकल रहा था, ये ऐसा कैसे हो गया। और इस सीन में लक बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिखता है, वो प्रॉपर ब्रेन वॉश दिखता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे हमारी टॉम बॉय ने महोदय को एक सेफ प्लेस पे रख दिया होता है, लेकिन उसे पता नहीं होता है कि ये ब्लैक ऑब्जेक्ट के अंदर असल में महोदय है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यामी का अटैक जो होता है वो हमारी चार्लोट के अटैक को तोड़ के आगे बढ़ जाता है और चार्लोट के हाथ के एक गार्ड को भी तोड़ देता है। लेकिन इस वक्त यामी असल में इस अटैक की वजह से पत्थर के नीचे दब गया होता है। तो ये देख के चार्लोट बोलते हैं कि ये ह्यूमन के अंदर तो बहुत पावर थी, लेकिन वेल ये मेरे लेवल पे है ही नहीं, चलो अब मैं यहाँ से निकलती हूँ। ऐसा बोल के वो यहाँ से निकलने लगती है। तो ये हमारी टॉम बॉय देख लेती है और वो देख के भाग के जाती है यामी के पास और तब वो देखती है यामी पत्थर को तोड़ के बाहर निकलता है और बोलता है कि अरे वो लड़की कहाँ पे गई, मुझे बताओ, मुझे चार्लोट को वापस से मारना है और उसको रोकना है। फिर यामी टॉम बॉय को बोलता है कि ओए टॉम बॉय तू जा और यहाँ के सारे सिविलियंस को यहाँ से बाहर निकल, मैं जाके चार्लोट को रोकता हूँ। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि जो यहाँ का इंपीरियल प्रिजन होता है ग्लोवर किंगडम का, वो टूट चुका होता है और इसके टूटने से ही हमारा ये ट्रेटर पर्पल बॉय बाहर निकल जाता है और इसके साथ ही साथ हमारा चेन वाला एनिमी भी बाहर निकलता है। ये वही बंदा है जो असल में पहले एपिसोड में आया था, जिसने पहले एपिसोड में आने के बाद ही यूनो का ग्रिमलोर चोरी करने की कोशिश की थी और इसी की वजह से आस्था का ग्रिमलोर एक्टिवेट होता है। फिर ये दोनों जैसे ही बाहर निकलते तो एक दूसरे से बात करते हैं और बोलते हैं कि अरे सर आप कैसे हो, क्या आपको याद हूँ मैं, आपने मुझे अपने स्क्वाड से बाहर निकाला था, आपने गलती की थी और आपने वो गलती का इल्जाम मुझ पे लगा दिया था, तुम एक अच्छे कैप्टन नहीं हो पर्पल ऑर्का के। तो ये सुन के हमारा ये मास्क वाला बंदा बोलता है कि ओए तू खुद इतना कमजोर है और किसी ने भी कभी तेरा साइड लिया ही नहीं है, तो अच्छा है कि तुझे टीम से निकाल दिया गया था। ऐसे ही लोग बात करते रहते, बोलते कि वेल कुछ भी हुआ, उसके बाद मेरी जिंदगी अच्छी चल रही थी, बस वो एंटी मैजिक वाले बंदे ने मुझे रोक दिया और ये चीज दोनों के साथ में हुई होती है। लेकिन तभी यहाँ पे एक और एल्फ आता है जो यहाँ पे आने के बाद इन लोग के ऊपर अटैक करने को स्टार्ट करता है। लेकिन यहाँ पे हमारा मास्क बॉय बोलता है कि अरे सुनो सुनो सुनो, मुझ पे अटैक मत करो, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। तो ये सुन के हमारा एल्फ बोलता है तू एक इंसान है और मेरा ऑर्डर है कि मुझे इंसानों को मारना है, तो मैं नहीं रुकने वाला हूँ। एकदम रोबोट की तरह बोलता है वही सब और वो अपना अटैक स्टार्ट करता है इन दोनों के ऊपर मारने के लिए। लेकिन तभी ही हमारा मास्क बॉय और हमारा चेन बॉय दोनों एक साथ दोस्ती कर लेते हैं और अपने मैजिक को एक साथ यूज करते हैं। तो हमारा मास्क बॉय खुद को इनविजिबल करता है और उसके साथ ही साथ वो हमारे चेन वाले बंदे को भी इनविजिबल करता है। तो चेन वाला बंदा फटाक से जाता है और अपने चेन मैजिक से हमारे एल्फ को पकड़ लेता है और बोलता है कि तुझे तो पता ही है कि मेरा चेन मैजिक सामने वाले का पूरा मैजिक खींच लेता है और उसको लिटरली यूजलेस बना देता है। ऐसा करके ये लोग इस एल्फ को पकड़ लेते हैं और उसके बाद ये लोग यहाँ से निकल लेते हैं। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि नोवेल वापस से टेंशन में रहती है क्योंकि वो देखती है कि लक और ये टेम्परेरी कैरेक्टर एकदम अलग से दिख रहे होते हैं और ये दोनों एकदम अजीब बिहेव कर रहे होते हैं। इसके ठीक बाद लक चल के जाता है और हमारे ये टेम्परेरी कैरेक्टर को गले लगाता है, बोलता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि हम दोनों वापस से यहाँ पे आ चुके हैं, अब तुम इन लोग को मुझ पे छोड़ दो। ऐसा बोल के वो नोवेल के ऊपर एक लाइटनिंग वाला अटैक करता है, लेकिन उसका वो अटैक हल्का सा मिस हो जाता है और ये देख के नोवेल समझ जाती है कि इस वक्त लक उसे मारने की कोशिश कर रहा है। नोवेल बोलते है कि लक तुम क्या कर रहे हो, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, तुम मुझ पे हमला क्यों कर रहे हो। लेकिन उसी वक्त हमारा क्रिश दिमाग लगाता है और वो अपना मैजिक यूज करके एक स्मोक स्क्रीन बना देता है, जिसकी वजह से लक को कुछ नहीं दिखता है। लेकिन लक वापस से हर जगह हमला करना स्टार्ट करता है और वो बोलता है कि मैं क्लोज कॉम्बैट करूंगा। इस वक्त नोवेल के आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन नोवेल अपना वाटर मैजिक यूज करके एक शील्ड बनाती है जिसको लक तोड़ देता है और इनके शील्ड के अंदर घुस जाता है और इस वक्त लक प्रॉपर अपने लाइटनिंग फॉर्म में होता है और वो अटैक करने के लिए रेडी होता है। तो अब क्या होगा वो मुझे जानना है। वेल इसके ठीक बाद हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे आस्था, जोरो और हमारी बड़ी बहन गोलन खड़े होते हैं सुपर सेन ब्लैक एंड व्हाइट बॉय के सामने। इसके ठीक बाद ब्लैक एंड व्हाइट बॉय इनको बोलता है कि अभी मेरा पावर 100 गुना बढ़ चुका है क्योंकि मैं मेरे ओरिजिनल फॉर्म में आ रहा हूँ। ऐसा बोल के वो आस्था के ऊपर अटैक करता है, उसके कॉपी लाइट मैजिक से यूज करता है वो लाइट स्वॉर्ड्स ऑफ कन्विक्शन और उसके साथ ही साथ वो यूज करता है कॉपी डार्क मैजिक लाइटलेस स्लैश। इस वक्त उसने 2 मैजिक अटैक एक साथ यूज किए होते हैं जो कि दोनों के दोनों अलग एट्रीब्यूट के होते हैं और हमें पहले बोला गया था कि ये हमारा जो ब्लैक एंड व्हाइट बॉय है वो एक टाइम पे सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट यूज कर सकता था, लेकिन अब जब वो प्रॉपर एल्फ बन चुका है तो वो
लिमिटलेस मैजिक अटैक्स एक साथ यूज कर सकता है। लेकिन तभी हमारी बड़ी बहन गोलन अपने अटैक मार के इसको रोक देती है। उसके बाद बड़ी बहन गोलन अपने मल्टीपल बराज अटैक करती है इसके ऊपर, लेकिन ये बंदा उन सबको डॉज कर करके स्पेशल मैजिक यूज करके यहाँ से वहाँ जंप मार मार के बचता रहता है। आस्था अपने दोनों स्वॉर्ड लेके रेडी होता है अटैक करने के लिए, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता क्योंकि वो स्पीड के साथ कीप अप ही नहीं कर पाता है। और हमारा ये ब्लैक एंड व्हाइट बॉय यहाँ से वहाँ जंप मार मार के भागता रहता है और इन लोग के ऊपर अटैक भी करता रहता है। और इस वक्त ब्लैक एंड व्हाइट बॉय के अटैक हमारे टीम मेंबर्स को लगते रहते हैं। वेल ये सिचुएशन पहले से ही इतना खराब होता है इनके लिए, लेकिन उसी वक्त यहाँ पे आ जाता है व्हाइट लक, जो कि खुद भी एक एल्फ बन चुका है और वो यहाँ पे लेके आता है उसके 4 मुंह वाले ड्रैगन को। यहाँ पे जैसे ही व्हाइट लक पहुंचता है तो वो वापस से जंप मार के ब्लैक एंड व्हाइट बॉय के गले लगाता है और रोने लगता है, बोलता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि हम लोग वापस से एक साथ आ चुके हैं। तो ये देखे आस्था थोड़ा कंफ्यूज होता है। वो बोलता है कि अरे व्हाइट लक तुम क्या कर रहे हो, तुम मेरे दोस्त हो, तुम एनिमी से गले क्यों मिल रहे हो। तो व्हाइट लक बोलता है कि ओए इंसान चल निकल यहाँ से, मैं तेरे को जानता भी नहीं हूँ। और तभी हमारा जोरो बोलता है कि ये बंदा भी एकदम से लंगूर के जैसा माना बाहर फेंक रहा है, इसका क्या मतलब है, क्या इसका यही मतलब है कि सब लोग का ब्रेन वॉश हो चुका है कि क्या हो रहा है। और तभी हमारा व्हाइट लक बोलता है कि अबे यार तुम लोग मेरा दिमाग इतना खराब कर रहे हो, तुम लोग को तो शांत करना ही पड़ेगा। ऐसा बोल के वो अपने 4 मुंह वाले ड्रैगन से इनके ऊपर अटैक करता है। तो बड़ी बहन गोलन अपने अटैक से इसको रोकने लगती है, आस्था भी अपने अटैक से रोकता है, यहाँ तक कि हमारा जोरो भी अपना ट्रैप मैजिक यूज करके इसको रोकता रहता है। तो जोरो बोलता है कि अरे आस्था तुम एक काम करो, इसको अपने एंटी मैजिक अटैक से मारो, क्योंकि ये बंदा डेफिनेटली किसी के मैजिक में आके कंट्रोल हो रहा है, तुम इस पे एंटी मैजिक अटैक मारोगे तो ये सब ठीक हो जाएगा। तो आस्था बोलता है हाँ ये बात सही है। तो इसके बाद हमारा जोरो स्मोक स्क्रीन यूज करता है और उससे हर जगह पे स्मोक डाल देता है। तो ये लोग बोलते हैं कि अरे यार स्मोक का कुछ नहीं होगा, हम लोग माना डिटेक्ट कर सकते हैं, तो हम पहचान जाएंगे कि तुम कहाँ से अटैक कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे तो स्पेशल चीज है, आस्था के अंदर मैजिक है ही नहीं, तो ये लोग आस्था को डिटेक्ट नहीं कर सकते और आस्था इसी का फायदा उठा के आता है और वो हमारे व्हाइट लक को अपने अटैक से मारता है। लेकिन इसका कुछ असर होता ही नहीं है, व्हाइट लक के पास से ये स्पेल टूटा ही नहीं है। तो तभी हमें ब्लैक एंड व्हाइट बॉय बोलता है कि ये कोई छोटा मोटा स्पेल नहीं है, ये है एक फॉरबिडन रीइंकार्नेशन स्पेल, इसको तोड़ना इतना आसान काम नहीं है। और अब ये सारी की सारी बॉडीज हमारे एल्फ्स की हो चुकी है। ऐसे ही वो बात करता था कि तभी यहाँ पे 3 और एल्फ्स आ जाते हैं। उसमें से एक होती है जिहान की छोटी बहन, एक होता है हमारा ये वाला अजीब सा टेम्पररी आदमी और एक होती है ये सोने वाला मैजिक यूज करने वाली लड़की। यहाँ पे अभी 5 लोग आ चुके हैं एक साथ। तो इनको देख के हमारा जोरो बोलता है कि अभी हमें यहाँ से रिट्रीट करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास इनसे लड़ने की ताकत है ही नहीं, तो हम तीनों यहाँ से निकल लेते हैं। तो ये सुन के आस्था बोलता है कि नहीं हम नहीं निकल सकते हैं। लेकिन ये सब चीज बड़ी बहन गोलन भी सुन लेती है। तो वो क्या करती है, वो आस्था और जोरो को पकड़ती है और इनको पीछे फेंक देती है और बोलती है तुम लोग यहाँ से भाग के निकलो। फिर बड़ी बहन गोलन बोलती है कि अब तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, इन लोग को मैं संभालूंगी, मैं इन लोग को खत्म कर दूंगी। अगर तुम लोग यहाँ पे रुके तो तुम लोग मेरे रास्ते के बीच में आ जाओगे और मुझे प्रॉपर्ली अटैक नहीं करने दोगे। ऐसा बोल के बड़ी बहन गोलन इनके अटैक को डॉज करती है अपने अटैक से। और तभी हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा जो एक्चुअल लायन बॉय होता है वो धीरे धीरे उसकी उंगलियां हिला रहा होता है। तो शायद मुझे लग रहा है कि लायन बॉय वापस से जिंदा हो जाएगा बहुत जल्दी। फिर इसके ठीक बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि जो हमारे क्रिम्सन लायंस की गैंग होती है, इनका जो वाइस कैप्टन होता है उसका नाम होता है रैंडी ऑटन। ये बंदा असल में एक एल्फ बन चुका होता है और ये इतना पावरफुल होता है कि ये हमारे पूरे के पूरे क्रिम्सन नाइट वाले बंदों को हरा रहा होता है। हमारे सारे लायंस जमीन पे गिरे हुए होते हैं। लेकिन तभी ही लियो बोलता है कि तुम लोग इतना क्यों हार मान रहे हो, क्या तुम भूल गए कि हमारे कैप्टन्स कौन है। हमारे कैप्टन्स है हमारा बड़ा भाई लायन वाला और बड़ी बहन गोलन। हम लोग के इतने पावरफुल कैप्टन होने के बाद हम लोग कैसे हार मान सकते हैं, सब लोग खड़े हो जाओ और लड़ो इससे। तभी ही लियो बोलता है कि ये बंदा जो हमारा वाइस कैप्टन है ये असल में विंड मैजिक यूज करके मेरे फायर अटैक को बूस्ट करता था, लेकिन अभी ये मेरे फायर अटैक्स को लिटरली रोक सकता है, ऐसा कैसे कर रहा है ये। फिर उसके बाद हमारा रैंडी ऑटन एक फायर वाले मेज जो कि हमारा होता है लियो, उसके ऊपर एक एयर वाला अटैक मारता है। ये विंड अटैक नहीं है, ये एयर अटैक है, इसीलिए ये अटैक इन लोग को दिखता ही नहीं है। ये वाला नॉर्मल हवा की तरह रहता है, ये लेजिट इनविजिबल अटैक होता है, तो इसीलिए ये लोग इसको रोक नहीं पाते हैं। फिर लियो वापस से खड़ा होता है और बोलता है कि तुम लोग हार मत मानो, हम यहाँ बहुत सारे, हम लोग इसे हरा सकते हैं। ये बंदा हमारा वाइस कैप्टन था और कोई न कोई इसको कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि जितना मैं जानता हूँ हमारा वाइस कैप्टन बहुत ही प्राउडी आदमी था और वो रिस्पेक्ट करता है हमारे कैप्टन को। वो कभी हमारे टीम के ऊपर हमला नहीं करेगा, हमें इसे रोकना पड़ेगा और हमारे वाइस कैप्टन को वापस से ठीक करना पड़ेगा। तो ये सुन के सारे मेंबर्स खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि हमें ये करना ही, और सब लोग अपना अपना मैजिक एक्टिवेट करते हैं। किसी के पास होता है फायर मैजिक, किसी के पास होता है मैग्मा मैजिक, किसी के पास होता है स्टोन मैजिक, और सब लोग जाके हमारे रैंडी ऑटन के ऊपर हमला करते हैं। लेकिन रैंडी ऑटन उन सबको डॉज कर करके उनके ऊपर इनविजिबल एयर अटैक मारता है और सबको वो एक सिंगल अटैक में बेहोश कर देता है और वो धड़ाधड़ मारता रहता है सबको, वो सिंगल हैंडेडली सबको मारता रहता है और धड़ाधड़ लोगों को बेहोश करता रहता है। और ये पूरा फाइट सीक्वेंस बहुत अमेजिंग होता है। मीनवाइल हमारा लायन बॉय मस्त सो रहा होता है। फिर लियो वापस से खड़ा होता है और एक और फायर अटैक मारता है, लेकिन रैंडी ऑटन इसको भी डॉज कर देता है और उसके बाद वो लियो के ऊपर एक एयर अटैक मारता है। तो लियो बोलता है कि भले मुझे नहीं दिख रहा तो मुझे मेरी आंखें बंद करनी पड़ेगी और माना के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। तो लियो अपने माना पे कॉन्सेंट्रेट करता है और ये वाले अटैक को डॉज कर लेता है। ये देखने का सब लोग के अंदर उम्मीद आती है, वो बोलते हैं कि लियो ने इस अटैक को डॉज किया, मतलब हम लोग जीत सकते हैं। लेकिन तभी ही हमारा रैंडी ऑटन भाग के जाता है और लियो के ऊपर वापस से एक एयर अटैक करता है और लियो सामने से एक फ्लेम अटैक करता है और यहाँ पे ये लोग के बीच में एक बीम स्ट्रगल होता है जो कि वापस से इंसेन होता है। और तभी ही रैंडी ऑटन बोलता है
कि तुम ना बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, तुम ये टीम के कैप्टन बन सकते हो। और ये सुनने के बाद सारे के सारे क्रिम्सन नाइट के लोग खड़े होते हैं और बोलते हैं तुमने जो बोला है रैंडी ऑर्टन ये एकदम सही है, लियो हमारे फ्यूचर कैप्टन है, तो इसीलिए हमें उन्हें बचा के रखना पड़ेगा। बॉयज आ जाओ, हम लोग मिलके इस रैंडी ऑर्टन को रोकेंगे और तुम में से कुछ लोग मदद करो लियो की हील अप होने में और उनको यहाँ से बाहर लेके जाओ, हम रैंडी ऑर्टन को हराएंगे। ऐसा बोल के हमारे बॉयज खड़े हो जाते हैं, लेकिन लियो भी खड़ा होता है और बोलता है कि मेरे अंदर अभी भी स्ट्रेंथ है, मैं अटैक कर सकता हूँ। लियो जैसे ही खड़ा होता है वैसे ही उसकी बॉडी गिव अप कर देती है और लियो जमीन पे गिर जाता है। और इसी बात का फायदा उठा के रैंडी ऑर्टन भाग के जाता है, लियो के पास खड़ा होता है और बोलता है कि ओए लियो, तू तो एक रॉयल फैमिली को बिलोंग करता है ना, तो तुझे तो मारना मेरे दिल में है, इसीलिए मैं तुझे बहुत तड़पा के मारूंगा। ऐसा बोल के वो अपना मैजिक एक्टिवेट करता है और लियो के ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी ही एक स्ट्रेंज सा माना उड़ के आता है हवा में से और वो डायरेक्टली हमारे लायन बॉय के ऊपर गिर जाता है। ये एक फायर का माना होता है और यहाँ पे आसपास हर जगह फायर जलने लगता है और इसके बाद जो होता है वो देख के आप सबका दिल खुश हो जाएगा। हमारा लायन बॉय उठ के वापस से बाहर आता है। फाइनली लायन बॉय उठ चुका है और इस वक्त लायन बॉय का एक हाथ जो कि कट चुका होता है वो प्रॉपर फ्लेम में जल रहा होता है। लायन बॉय बोलता है लियो तुमने बहुत अच्छा फाइट किया है, लेकिन अब तुम तुम्हारे बड़े भाई को संभालने दो। ऐसा बोल के लायन बॉय एकदम गुस्से में होता है और वो जैसे ही अपना हाथ आगे करता है तो यहाँ पे सैलामेंडर आता है जो कि होता है एक फ्लेम स्पिरिट। ये वाला स्पिरिट पहले फाना के पास था, लेकिन अब ये हमारे लियो के बड़े भाई जो कि है हमारे बड़े लायन बॉय के पास आ चुका है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि जब लियो सो रहा होता है तो वो सेंस कर रहा होता है कि यहाँ पे आसपास इनकी फाइट चालू है और सब लोग दिल लगा के लड़ रहे हैं। लियो बोलता है, सॉरी मैं कब से लियो बोल रहा हूँ, ये मैं हमारे लायन बॉय की बात कर रहा हूँ। लायन बॉय बोलता है कि मुझे जाके मेरे टीम मेंबर्स को बचाना है, वो लोग बहुत खतरनाक बैटल लड़ रहे हैं। और तभी ही लायन बॉय के सामने आता है सैलामेंडर। सैलामेंडर यहाँ पे आने के बाद लायन बॉय को बोलता है कि तुम मेरे पावर को यूज करो। ऐसा बोल के सैलामेंडर लायन बॉय के पास उसके कटे हुए हाथ के जगह पे एक फायर आर्म देता है और अपनी पावर लायन बॉय को दे देता है। और तभी ही लायन बॉय बाहर आता है और बोलता है कि अब तुम लोग टेंशन मत लो, अब इसे मैं संभालूंगा। लायन बॉय को देख के हमारे रैंडी ऑर्टन लायन बॉय के ऊपर एक विंड मैजिक यूज करता है जिसको लायन बॉय सैलामेंडर के ब्रेथ के साथ ऐसे ही खत्म कर देता है। उसके बाद लायन बॉय यूज करता है फ्लेम बाइंडिंग मैजिक लियो पाल्मा और ऐसे ही वो रैंडी ऑर्टन को पकड़ लेता है और इसी के साथ लायन बॉय ने एक झटके में इस एल्फ को पकड़ लिया है। उसके बाद लायन बॉय बोलता है कि तुम लोग ने भी बहुत अच्छा काम किया है और तुम्हारा कैप्टन वापस से आ चुका है। लेकिन तभी ये लोग बोलते हैं कि सर असल में आप हमारे फॉर्मर कैप्टन हो, हमारी नई कैप्टन है बड़ी बहन गोलन। तो ये सुन के लायन बॉय बोलते हैं क्या, मेरी बहन को तो ये सब पसंद नहीं था, लेकिन अगर वो कैप्टन बनना चाहती है तो मैं खुश हूँ क्योंकि वो कैप्टन बनना मुझसे ज्यादा डिजर्व करती है। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि जब लायन बॉय वो मैजिकल जगह में गया होता है तो वहाँ पे वो हमारे छपरी बॉय से मिलता है और छपरी बॉय अपने आप को लिफ्ट में ट्रांसफॉर्म करता है जो असल में पॉट्टी होता है और वो इसी चीज का फायदा उठा के लायन बॉय का हाथ काट देता है और उसके पास से ये मैजिकल स्टोन चुरा के भाग जाता है। इसके बाद सैलामेंडर क्या करता है, वो उड़ता है और लायन बॉय को दिखाता है कि कहाँ पे और सारे मैजिक नाइट्स है जो लोग एल्फ बन चुके हैं। तो लायन बॉय बोलता है कि मुझे मेरा सैलामेंडर बोल रहा है कि मुझे जाके बाकी लोगों की मदद करनी है, तो मैं निकलता हूँ यहाँ से। तभी हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि आधे से ज्यादा गोल्डन डॉन के जो लोग होते हैं वो लोग एल्फ बन चुके होते हैं और वो लोग उनके सुपर सेन मोड में होते हैं। और तभी यहाँ पे लंगूर भी आ जाता है। लंगूर बोलता है कि मैं जब सुपर सेन मोड में आ गया था और एल्फ बन गया था तो मैंने बाकी सारे के सारे ह्यूमंस को मार दिया और वहां से यहाँ आ गया हूँ। उसी वक्त हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि फिनरल अपने सपने में होता है और वो देख रहा होता है कि लंगूर उससे दूर जा रहा है। लेकिन तभी ही फिनरल अपने सपने से उठता है और अपने बिस्तर से खड़ा होकर बोलता है मेरे बिस्तर को लात किसने मारा। और तब हमें मालूम पड़ता है कि यहाँ पे यामी आया होता है और वो फिनरल को बोलता है अबे फिनरल कब तक सोता रहेगा भाई, चल बाहर, बाहर पूरी दुनिया तबाह हो रही है। यहाँ पे हमें दिखाते हैं कि हमारी बड़ी बहन गोलन इन पांचों लोग से लड़ रही होती है। वो उसका माना जोन वाला एबिलिटी यूज करती है और मल्टीपल बराज अटैक मारती है जिसको ये लोग आराम से डॉज कर लेते हैं। मीनवेल बाहर आस्था और जोरो दोनों ही एक दूसरे झगड़ा कर रहे होते हैं क्योंकि आस्था बोलता है कि हमें जाके अंदर बड़ी बहन गोलन को बचाना चाहिए, लेकिन जोरो बोलता है कि हमें इस मौके का फायदा उठा के यहाँ से भागना चाहिए क्योंकि बड़ी बहन गोलन खुद को सैक्रिफाइस कर रही है हम लोग को बचाने के लिए। मीनवेल यहाँ पे जियान की बड़ी बहन उसका विंड मैजिक यूज करती है और उससे वो सब लोग को एक एक पंख दे देती है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आया इसको बाकी लोग को पंख देके क्या फायदा मिला, सब लोग पहले से ही उड़ रहे थे, ये तो बहुत स्टूपिड था। उसके बाद ये हर जगह पंख लगा देती है और उस पंख से वो अटैक करती है हमारी बड़ी बहन गोलन के ऊपर। तो बड़ी बहन गोलन उसके ऊपर फायर मैजिक यूज करके उन पंखों को जलाने लगती है। लेकिन तभी ही हमारा व्हाइट फिनरल व्हाइट लक यूज करता है एक गोलम का हाथ और वो उससे मुक्का मारता है बड़ी बहन गोलन को, जिसको वो डॉज तो कर लेती है। लेकिन तभी ब्लैक एंड व्हाइट बॉय स्पेशल मैजिक यूज करके वो गोलम के हाथ को टर्न करता है और बड़ी बहन गोलन को मार देता है उससे। तो बड़ी बहन गोलन बोलती है ये क्या हो रहा है, मैं स्लो कैसे हो रही हूँ और मेरे मैजिक अटैक भी धीरे धीरे कम हो रहे हैं। और तभी हमें दिखाते हैं कि हमारे सोने वाली बंदी ने हर जगह पे उसका मैजिक लगा दिया होता है। वो बोलती है कि यहाँ पे हम एल्फ्स को छोड़ के जितने भी ह्यूमंस हैं वो लोग धीरे धीरे सोने लगेंगे मेरे मैजिक के अंडर। और तभी ये टेम्परेरी कैरेक्टर आता है और वो अपने मैजिक से बड़ी बहन गोलन को इस पत्थर के अंदर बंद कर देता है। लेकिन बड़ी बहन गोलन ये पत्थर को तोड़ के उसमें से बाहर निकलती है और ये टेम्परेरी कैरेक्टर को मुक्का मारने के लिए उसकी तरफ निकलती है। और इस सीन में बड़ी बहन गोलन बहुत खतरनाक दिखती है। लेकिन उसी वक्त ब्लैक एंड व्हाइट बॉय यहाँ पे आता है एक स्पेशल मैजिक के थ्रू और वो यामी के स्वॉर्ड से बड़ी बहन गोलन के पेट को काट देता है। और उसके बाद ये सारे लोग मिलकर बड़ी बहन गोलन के ऊपर
ऊपर अपने अटैक मारते रहते हैं और बड़ी बहन गोलन की हालत बहुत खराब हो जाती है। लेकिन फिर भी बड़ी बहन गोलन नहीं हारती, वो खड़ी होती है और इनके अटैक को डॉज करके बोलती है, अबे ओए झिंगुर लोग, मैं अभी भी जिंदा हूँ, और वापस से अपना फायर मैजिक यूज करती है। वो जंप मार के इन लोग के ऊपर मुक्का मारने की कोशिश करती है, लेकिन ये बंदा अपना ये गोलम के हाथ से बड़ी बहन गोलन को मार मार के जमीन पे गिराता रहता है। लेकिन तभी भी बड़ी बहन गोलन वापस से खड़ी होती है और वो बोलती है कि ठीक है, अब मैं ये बैटल को 1 सेकंड में खत्म कर दूंगी। ऐसा बोल के वो अपने सबसे फाइनल अटैक को बाहर निकालती है, जो कि होता है माना जोन कैलिडोस ब्रैंकियम परगेटरी। ये अटैक में वो ब्लू फ्लेम्स बाहर निकालती है और वो पूरे के पूरे एरिया को जला देती है। ये अटैक को तो हमारे ये पांचों के पांचों एल्फ्स डॉज भी नहीं कर पाते हैं और ये लोग पेरिश हो जाते हैं, ऐसा लगता है हमें। लेकिन तभी हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि ये लोग की हालत बहुत बुरी तरह से हो गई होती है, इनके सारे के सारे कपड़े जल गए होते हैं, लेकिन ये लोग फिर भी जिंदा रहते हैं। पर इस वक्त बड़ी बहन गोलन खड़े खड़े ही बेहोश हो चुकी होती है, उसने इतना पावर यूज कर लिया होता है। लेकिन फिर भी वो बोलती है कि मैं अब तक नहीं हारी हूँ और मैं तुम लोग से लड़ सकती हूँ। तो ये देख के पांचों के पांचों लोग बोलते हैं चलो ठीक है, अब हम तुम्हें खत्म ही करते हैं। ऐसा बोल के ये पांचों लोग अपने मैजिक को एक साथ कॉन्सेंट्रेट करते हैं और वो पांचों लोग अपने मैजिक को एक साथ कंबाइन करके बड़ी बहन गोलन के ऊपर छोड़ते हैं। पर उसी वक्त बड़ी बहन गोलन के पीछे ट्रैप मैजिक खुलता है और उसमें से जोरो और आस्था बाहर निकलते हैं और ये लोग शायद इसी चीज का वेट कर रहे थे। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि जब जोरो और आस्था लड़ रहे होते हैं तभी आस्था जोरो को बोलता है कि एक रास्ता है कि हम लोग उनको हरा सकते हैं, अगर वो पांचों के पांचों लोग मिलकर हमारे ऊपर एक साथ अटैक करें और तुम तुम्हारे ट्रैप मैजिक से उसको डिफ्लेक्ट करके डबल टाइम करके उनके ऊपर अटैक करो तो हम जीत सकते हैं। और तभी जोरो बोलता है कि डबल अप करके उनको हम नहीं हरा पाएंगे, हमें और मैजिक लगेगा। तो आस्था बोलता है ठीक है, तो तुम क्या करना, तुम उसको डबल अप करना और उस अटैक को मेरे तरफ फेंकना और उसके बाद मैं वो अटैक को वापस से मेरे स्वॉर्ड से मार के तुम्हारे पास फेंकूंगा, फिर तुम उसको क्वाड्रुपल करोगे और तब हम वो अटैक को छोड़ेंगे इनके ऊपर। ये अटैक तो उनको डिस्ट्रॉय कर ही देना चाहिए। तो जोरो बोलता है हाँ ये हो तो सकता है, लेकिन क्या हम ये कर पाएंगे? आस्था बोलता है हम कर लेंगे। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि पांचों लोग जब अटैक करते हैं तो जोरो ये पांचों के अटैक को अपने अंदर खींचता है और वो अटैक को खींचने के बाद वो आस्था के ऊपर मारता है। आस्था उस अटैक को लेके वापस से जोरो के ऊपर मारता है और जोरो वो अटैक को अपने ट्रैप मैजिक में वापस से खाने लगता है। लेकिन इस वक्त उसका ट्रैप मैजिक टूटने वाला होता है। लेकिन तभी आस्था वहां पे आता है और वो उसके ट्रैप मैजिक के ऊपर अपना स्वॉर्ड मारता है और ये पूरे के पूरे अटैक को वो हमारे पांचों के पांचों एल्फ के ऊपर छोड़ देता है। और इस अटैक में पांचों के पांचों एल्फ ऑलमोस्ट खत्म हो चुके होते हैं। तो आस्था और जोरो यहाँ पे एक और ट्रैप मैजिक लगाते हैं और आस्था बड़ी बहन गोलन को अपने कंधे पे लेके यहाँ से कूद के लोग बाहर निकलने लगते हैं। लेकिन तभी ही यहाँ पे ये ब्लैक एंड व्हाइट बॉय आता है और वो आस्था को पकड़े बोलता है कि ओए लड़के तू मत भाग, तू हमारे साथ चल, मैं तेरे को लिफ्ट के पास लेके जाऊंगा ताकि वो तेरे पास से अपना ग्रिमरोर और अपने स्वॉर्ड वापस से ले सके। तो आस्था बड़ी बहन गोलन को फेंकता है जोरो के हाथ में और बोलता है कि प्लीज तुम बड़ी बहन गोलन का ध्यान रखो, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे पास वापस से जिंदा आऊंगा। ऐसा बोल के आस्था ब्लैक एंड व्हाइट बॉय के साथ निकल लेता है। तब हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ से नोवेल और उसकी गैंग निकल लेती है, हमारा चोटी वाले बाबा अपनी गैंग को लेकर निकल लेते हैं और तो और जोरो बड़ी बहन गोलन को लेकर निकल लेता है। लेकिन मिमोसा अभी भी अंदर फंसी हुई होती है। मिमोसा इन लोग को बोलते हैं गाइस प्लीज तुम लोग क्या कर रहे हो, मुझे डर लग रहा है। तो इसमें से हमारे चश्मिश एल्फ और तो और जियान एल्फ मिमोसा के ऊपर अटैक करना स्टार्ट करते हैं और मिमोसा यहाँ से भागने की कोशिश करती है। वो अपना रिकवरी मैजिक यूज करती है, वो बहुत कुछ करती है, लेकिन ये लोग के अटैक मिमोसा को लगते रहते हैं और बेचारी घायल होती रहती है और एक पॉइंट के बाद मिमोसा ऑलमोस्ट हार चुकी होती है। तभी ही हमारा चश्मिश बॉय अपना मैजिक यूज करता है और मिमोसा को एक क्रॉस के ऊपर बांध देता है और बोलता है कि अब हम तुझे खत्म करने वाले हैं। लेकिन अब तक यूनो ऐसे ही खड़ा होता है क्योंकि वो अब तक पूरी तरह से एल्फ नहीं बना होता है। और तभी यहाँ पे आस्था की एंट्री होती है। आस्था मिमोसा को देखता है और बोलता है मिमोसा ये क्या हो रहा है, रुको मैं तुम्हें अभी बचाता हूँ। लेकिन तभी जब वो अपने पीछे देखता है तो वो बोलता है अरे चश्मिश बॉय और तू और मोटू जियान तुम लोग क्या कर रहे हो और तुम लोग के साथ ये क्या हो रहा है। वो बोलता है कि अरे तुम लोग भी इस अटैक में आ गए हो, अरे यार अब तुम लोग भी हमारे ऊपर हमला करोगे। तो ये देखिए ये दोनों भी आस्था के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन तभी ही आस्था इनको डॉच करता है। लेकिन उसके बाद आस्था का ध्यान जाता है यूनो के ऊपर और वो देखते हैं कि यूनो भी सुपर सेन मोड में होता है। वो बोलता है नहीं यूनो तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। यहाँ पे हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यामी पूरा सिचुएशन फिनरल को बताता है। तो फिनरल अपना स्पेशल मैजिक यूज करके यहाँ से यामी को बाहर निकालता है और वो लोग रेडी होते हैं अटैक करने के लिए। मीनवाइल हमें दिखाते हैं कि हमारा मैग्ना जो कि होता है स्पाइकी बॉय, वो अपने एक्सप्लोसिव मैजिक को यूज कर रहा होता है और प्रैक्टिस करता रहता है। तभी यहाँ पे हमारी वेनिसा भी आ जाती है और बोलती है वाह मैग्ना तुम तो बहुत अच्छा कर रहे हो। मीनवाइल हमें दिखाते हैं कि हमारे जोरो ने बड़ी बहन गोलन को सही साथ सलामत बाहर पहुंचा दिया होता है और यहाँ पे आस्था खड़ा होता है इन तीनों एल्फ्स के सामने। वो बोल रहा होता है यूनो तुम कैसे एक एनिमी बन गए, मुझे ये सब नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन ये सब सुन के चश्मिश बॉय और तो और मोटू जियान दोनों ही अपने अटैक्स को आस्था के ऊपर करने के लिए रेडी होते हैं और वो लोग आस्था पे अटैक करते हैं। आस्था अपने स्वॉर्ड से इन लोग को तोड़ता रहता है, लेकिन तभी ही क्लाउस का एक पावरफुल अटैक आस्था को लग जाता है और आस्था उसे भी तोड़ देता है, लेकिन वो बहुत पीछे पहुंच जाता है। आस्था बोलता है तुम क्या कर रहे हो, हम लोग दोस्त हैं। चश्मिश ये मैजिक अटैक से बाहर निकलो, हम लोग दोस्त है, तुम मेरे ऊपर क्यों अटैक कर रहे हो। और आस्था के बोलने की चीजों की वजह से चश्मिश का बॉडी एक्चुअली रिएक्ट करता है इन सबको। चश्मिश बोलता है ये मेरी बॉडी क्यों रिएक्ट कर रही है। ऐसा बोल के चश्मिश गुस्से में आस्था के ऊपर और अटैक करता है और आस्था को ये सब लग भी जाता है, उसके बॉडी से खून निकल लगता है और आस्था ऑलमोस्ट हार चुका होता है, लेकिन वो फिर भी खड़ा होता है अटैक करने के लिए। लेकिन तभी ही चश्मिश बॉय और तो और ये मोटू दोनों ही अपने पावर को कंबाइन करते हैं अटैक करने के लिए आस्था के ऊपर। तो आस्था बोलता है नहीं मैं ऐसे नहीं मर सकता हूँ, मुझे सबसे बेस्ट बनना है और मुझे विज़र्ड किंग बनना है, मुझे यूनो को भी हराना है। और ये सारी चीज यूनो सुनता रहता है और तभी यूनो के दिमाग में सारी की सारी फ्लैशबैक चलने लगती है और मेरे को लगता है शायद से उसकी मेमोरी वापस से
आने वाली है। वेल इसके ठीक बाद क्लाउस, ऑर्थो और मोटू जियान दोनों ही अपना कंबाइंड अटैक आस्था के ऊपर मारते हैं, लेकिन तभी यूनो यहाँ पे आता है और वो अपने मैजिक से इसको तोड़ देता है। फिर यूनो बोलता है कि ओए आस्था तू क्या बात कर रहा है, मैजिक नाइट तो मैं बनने वाला हूँ और विजर्ड किंग भी मैं ही बनूंगा। तो इसका ये मतलब है कि शायद यूनो ये वाले स्पेल से बाहर आ चुका है, लेकिन यूनो अभी भी एल्फ की तरह ही दिखा रहता है। तो ये देख के हमारी बेल बोलती है कि देखो यूनो तुम्हारे और मेरे कान एक साथ एक जैसे दिख रहे हैं। तो यूनो बोलता है अरे ओए तो चुप हो जा। ऐसे ये तीनों थोड़ा झगड़ा करते रहते हैं और मिमोसा यहाँ पे बोलते है कि अरे तुम में से कोई जरा मुझे भी तो बाहर निकालो। तो फिर हमारी बेल बोलती है तुम जरा देखो तो हम लोग कितने क्यूट लग रहे हैं। और इसके ये बात को हमारे दोनों के दोनों क्लाउस और मोटू जियान दोनों ही इस स्पिरिट के ये वाले बात को टोक देते हैं। तो ये सुन के हमारी स्पिरिट इनके ऊपर भड़क जाती है और अटैक करती है। वेल लेकिन अब तक जो हमारा असली लिफ्ट होता है उसकी बॉडी बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रही होती है। इस टाइम पे आस्था ने मिमोसा को वो वाले क्रॉस से नीचे उतार दिया होता है और हमारा क्लाउस और मोटू जियान दोनों ही यूनो के ऊपर अटैक करते हैं अपना, लेकिन यूनो इनके अटैक को रोक देता है और वो अपना अटैक इनके ऊपर मारने के लिए रेडी होता है। लेकिन वो तभी बोलता है कि आस्था तुम मिमोसा को लेकर यहाँ से निकलो क्योंकि ये थोड़ा मेसी होने वाला है। तो आस्था हंसने लगता है और बोलता है कि ओए यूनो मैं तुझे अपने आप से आगे नहीं जाने दूंगा, मैं भी रेडी हूँ इनसे फाइट करने के लिए। इस वक्त यूनो अपने मैजिक को कॉन्सेंट्रेट कर रहा होता है और आस्था भी अपने डेविल फॉर्म को बाहर निकाल रहा होता है। मीनवाइल हमारे चश्मिश बॉय और जियान ने अपने पावर को एकदम से कंबाइन किया होता है और उन लोगों ने एक बड़े से रोबोट जैसे मशीन को बनाया होता है और वो लोग उसके साथ अटैक करते हैं इन लोग के ऊपर। और हमारे दोनों के दोनों हीरोज जो कि होता है यूनो, उसने अपने स्पिरिट मोड को एक्टिवेट किया होता है और आस्था जिसने अपने डेविल मोड को एक्टिवेट किया होता है, ये दोनों मिलके उड़ के जाते हैं इनके ऊपर अटैक करने के लिए। और इनका ये कंबाइंड अटैक एक ही झटके में इन लोग के इस पूरे के पूरे मशीन को तोड़ देता है। और ये वाला अटैक बहुत ही एपिक होता है और ये अटैक इतना इंपैक्टफुल होता है कि हमारा जियान और क्लाउस दोनों ही उड़ के पीछे गिरने लगते हैं। लेकिन तभी लिफ्ट उठ जाता है और वो यहाँ पे आके इन दोनों को रोक लेता है। उसके बाद लिफ्ट चल के आगे आता है और वो एक ब्लैक स्वॉर्ड को उठाता है। जैसे ही वो ब्लैक स्वॉर्ड को उठाता है तो ये स्वॉर्ड व्हाइट कलर का बन जाता है और ये स्वॉर्ड सेम टू सेम आस्था के स्वॉर्ड के जैसे दिखता है। और तभी आस्था के जेब में से नेरो बाहर निकलता है और वो आस्था के सर पे मारने लगता है। उसके बाद 1 मिलीसेकंड के अंदर लिफ्ट आस्था के पास पहुंच जाता है और उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है और ये चीज को यूनो डिटेक्ट कर लेता है और वो आस्था को बचा लेता है अपना अटैक मार के। उसके बाद जो फाइट सीक्वेंस होता है वो बहुत ही अमेजिंग होता है। यहाँ पे यूनो और आस्था एक साथ मिलके लिफ्ट के साथ लड़ते हैं। ये एनिमेशन तो गॉड टियर का होता है। लिफ्ट अपने स्वॉर्ड से अटैक करता रहता है और ये लोग उसके अटैक को डॉज कर करके तोड़ते रहते हैं। यूनो भाग के जाता है लिफ्ट के ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन लिफ्ट वो अटैक को छोड़ देता है और उसके बाद यूनो को पकड़ के उसको मारता रहता है। आस्था भी अपने स्वॉर्ड से स्वॉर्ड फाइट करता रहता है लिफ्ट के साथ, लेकिन लिफ्ट भी उसको डॉज करता रहता है। यूनो उड़ के जाता है लिफ्ट के ऊपर हमला करने के लिए, उसके आसपास गोल गोल घूमता है। इस वक्त लिफ्ट के हाथ में 2 व्हाइट स्वॉर्ड्स होते हैं। आई नो मैं बहुत तेज बोल रहा हूँ क्योंकि मैं ये फाइट देख के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया हूँ और ये सब चीज को मिमोसा देख भी नहीं पाती, ये लोग इतना फास्ट फाइट कर रहे होते हैं। फिर यूनो अपना बाइंडिंग स्पेल यूज करता है इसके ऊपर और बोलता है कि आस्था बिल्कुल भी मिस मत करना। तो आस्था बोलता है कि यूनो तू टेंशन मत ले, इसको मैं संभाल लूंगा। ऐसा बोल के आस्था बाहर निकलता है और लिफ्ट के ऊपर अटैक करता है, लेकिन इसी वक्त लिफ्ट वहां से टेलीपोर्ट होता है और घूम के आस्था के पीछे आके उसको स्वॉर्ड से मारता है। और ये अटैक बहुत इंपैक्टफुल होता है कि आस्था नीचे गिर जाता है, लेकिन वो खड़ा होता है लड़ने के लिए, लेकिन यहाँ पे लिफ्ट धड़ाधड़ आस्था के ऊपर हमला करता रहता है। फिर यूनो यहाँ पे आता है, यूनो इसको रोकने लगता है, लेकिन वापस से यूनो के ऊपर भी सेम हमला होता है। उसके बाद यूनो और आस्था दोनों भाग के जाते हैं दीवार के पास और हमला करने के लिए रेडी होते हैं, लेकिन लिफ्ट धड़ाधड़ फ्लेम के स्वॉर्ड्स मारता रहता है इनके ऊपर और ये अटैक पड़ता रहता है इन लोगों को। फिर उसके बाद लिफ्ट आस्था के ऊपर हमला करता है और उसको पानी के अंदर फेंक देता है और आस्था पानी में जाके ऑलमोस्ट बेहोश हो चुका होता है। तो फिर यूनो लिफ्ट के ऊपर स्पिरिट स्टॉर्म यूज करता है, जिसको लिफ्ट अपने स्वॉर्ड से अंदर खींच लेता है अपने। तो ये देख के यूनो बोलता है कि अरे ये कैसे हो रहा है, ये बंदा तो आस्था के जैसे इसका स्वॉर्ड भी मेरे मैजिक को अंदर खींच रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है। और तब हमें ब्लैक एंड व्हाइट बॉय बोलता है यही तो असली डीमन ड्वेलर स्वॉर्ड है, जिसको हमारे मास्टर लिफ्ट एकदम परफेक्शन के साथ यूज कर सकते हैं। और फिर लिफ्ट धड़ाधड़ हमला करता है यूनो के ऊपर, यूनो भी लिफ्ट पे हमला करता है और इनका ये फाइट सीक्वेंस अमेजिंग होता है। मीनवाइल आस्था मस्त पानी में चिल कर रहा होता है। उसके बाद यूनो और लिफ्ट हवा में फाइट करते हैं। ये लोग आसमान में इतना ब्यूटीफुली लड़ते हैं। यूनो धड़ाधड़ अपने मैजिक अटैक फेंकता है लिफ्ट के ऊपर, लेकिन लिफ्ट उन सबको तोड़ता रहता है। लिफ्ट यूनो के ऊपर धड़ाधड़ स्लैशेस मारता रहता है और हर जगह पे उसका व्हाइट स्लैश चलता रहता है। मीनवाइल आस्था पानी के अंदर अपने डीमन मोड को एक्टिवेट कर रहा होता है और तभी ही यूनो यूज करता है माना जोन। और ये देख के तो हमारा ब्लैक एंड व्हाइट बॉय टेंशन में आ जाता है। वो बोलता है कि अरे ये भी एकदम बड़ी बहन गोलन के जैसे माना जोन यूज कर रहा है। और तभी लिफ्ट के पीछे यूनो का अटैक आ जाता है, लेकिन इस अटैक को लिफ्ट अपने स्वॉर्ड से खींच लेता है अपने अंदर। लेकिन ये असली चीज नहीं होता है। इसी वक्त आस्था वापस से उठता है अपने डीमन मोड में एक्टिवेट होके और वो फटाक से हवा में उड़ के जाता है अटैक करने के लिए लिफ्ट के ऊपर। वो गॉड स्पीड से आगे बढ़ता है और आस्था अपने लिमिट को सरपास कर चुका होता है। और यहाँ पे एकदम ब्लैक एंड व्हाइट मांगा का सीन आता है और ये सीन में आस्था भाग के जाता है यूनो के साथ और ये दोनों मिलके अपना कंबाइंड राइवल अटैक मारते हैं लिफ्ट के ऊपर। और ये अटैक से तो लिफ्ट खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन इस अटैक से कुछ भी नहीं होता है। लिफ्ट इस अटैक को एक झटके में तोड़ देता है अपने स्वॉर्ड से। लेकिन इस वक्त आस्था के हाथ में लिफ्ट का व्हाइट वाला स्वॉर्ड आ गया होता है। पर इस वक्त लिफ्ट ने जो सारा का सारा मैजिक अपने स्वॉर्ड के अंदर खींच के रखा होता है, वो उस मैजिक को कंडेंस करता है और एक साथ छोड़ता है आस्था और यूनो के ऊपर। और आस्था और यूनो दोनों ही हवा में से गिर के जमीन पे आते हैं, लेकिन ये लोग यहाँ पे आके वापस से एक साथ कंबाइन अटैक करके इसको रोक रहे होते हैं। और इसी अटैक में ये
लोग वापस से पेरिश हो जाते हैं और ये अटैक इतना इंपैक्टफुल होता है कि इसने पूरे आसपास के एरिया को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। पूरा पूरा जंगल भी जल चुका होता है। यहाँ तक कि जो हमारे मैजिक नाइट्स बाहर होते हैं उन लोग को एक एक शील्ड लगाना पड़ता है अपने आप को बचाने के लिए। इससे हमें ये मालूम पड़ता है कि जो लिक्ट है वो गॉड के लेवल पे है, इतना पावरफुल है ये बंदा। तो अब आस्था और यूनो के साथ क्या हुआ और लिक्ट इन लोग के साथ क्या करेगा, यामी यहाँ पे पहुंच पाएगा कि नहीं, ये लोग इसको कैसे रोकेंगे, ये सब जानने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसको कवर करने वाला हूँ अगले पार्ट में, जो कि मैं बहुत जल्दी लेके आने वाला हूँ चैनल पे। वेल, आज के लिए मेरे से बस इतना ही। लाइक करो वीडियो को, कमेंट करके मुझे बताओ कि आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा और सब्सक्राइब करो। मेरा नाम है सासबेट और मैं बात करूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।